नमस्कार मित्रों। आज हम लेकर आए हैं दिव्य प्रकाश दुबे का एक उपन्यास जिसका नाम है टेंशन मत ले यार। उपन्यास सुनने से पहले हमारे चैनल कहानी मिंट ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कर लें। आप उपन्यास सुनते तो हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जो उपन्यास की ऑडियो सुनना चाहते हैं। और आप अपना मनपसंद उपन्यास भी कमेंट कर सकते हैं जिसकी ऑडियो बुक आप चाहते हैं, वह भी उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर आप हमें मदद करना चाहते हैं तो दिए गए QR को स्कैन करें। आपकी एक छोटी सी सहायता हमें बड़ी मदद कर सकती है। और अगर आप किसी खास पेड पुस्तक की ऑडियो बुक चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं जिसकी लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। हमारे बुक्स कलेक्शन के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। एक कन्फेशन से अपनी बात शुरू करता हूं। मैं अब भी अक्सर अपने आप को अकेला, खोया हुआ और कंफ्यूज्ड पाता हूं। और तब लगता है कि काश कोई दोस्त, कोई मोहल्ले के भैया या कोई ऑफिस कलीग या किसी सफर में मिला हुआ रैंडम सा सहयात्री मिलता जो बिना जज किए, बिना ज्यादा सवाल जवाब या ज्ञान दिए प्यार से गले लगा के बोल देता कि टेंशन मत लो यार, सब ठीक हो जाएगा। ये किताब मैंने इसलिए नहीं लिखी कि आप इसे पढ़कर मोटिवेट हो जाएं। मोटिवेट करना मुझे नहीं आता। वैसे भी आपको मोटिवेट करने के पीछे पूरी दुनिया हाथ धोकर पड़ी है। कितने लोग कितने तरीके से आपको मोटिवेट कर रहे हैं। इतना कुछ है, इतनी रील्स हैं, इतने यूट्यूब वीडियोस हैं, इतने दोस्त हैं, इतने लोग राय देने वाले हैं। पर इन सब के बाद भी कई बार हम ज्ञान नहीं ढूंढ रहे होते। हम ढूंढ रहे होते हैं कोई ऐसा जो गले लगा के बिना बोले ये जता दे कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं जिसके पास हर सवाल का जवाब है। मैं भी अकेला, खोया हुआ और कंफ्यूज्ड रहा हूं। इसीलिए शायद आपको इतने विश्वास से बता सकता हूं कि अंधेरा लड़ने के लिए नहीं बल्कि दोस्ती करने के लिए है। कन्वेंशनल विजडम यही कहती है कि हारा वही जो लड़ा नहीं, पर जब तक आपको लड़ना पड़ रहा है आप जीतकर भी हारे हुए होंगे। मेरे लखनऊ के मोहल्ले में एक भैया रहते थे। मैं जब परेशान होता तो उनके पास जाता। चाहे परेशानी छोटी हो या बहुत बड़ी, वो बड़ा ही कैजुअली गले लगाकर पीठ थपथाप कर बोल देते, टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता था कि वो केवल कह रहे हैं, कहने से कुछ नहीं होता। पर पता नहीं क्यों उनके कहने में एक ऐसी बात थी कि विश्वास करने का मन करता। वो जब नहीं रहे और मैं जब भी परेशान हुआ तो लगता कि वो होते तो बस बोल देते और सब सही हो जाता। उनकी वो बात मेरे लिए प्रार्थना जैसी बन गई। प्रार्थना से भगवान याद आते हैं। भगवान अपने आप में बहुत पर्सनल टॉपिक है। हर किसी की यात्रा अलग अलग होती है, पर हर यात्रा के बीच कुछ चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। जो पहली चीज मुझे समझ में आई थी वो ये कि एक उम्र में भगवान को ढूंढने से ज्यादा जरूरी है अपने आप को ढूंढना। ये बात मुझसे किसने कही थी? ये जरूरी नहीं है, बात जरूरी थी, इसलिए कहना जरूरी था। मैंने ऐसी न जाने कितनी बातें यूं ही बना दी हैं। जिसको किसी ने चाय की दुकान पर ऐसे ही कहा था, या बेचैनी से भटकते हुए कॉलेज के दिनों में रात भर बैठकर सुबह का इंतजार करते हुए एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की बात काटते हुए कहा था। हमें कई बार बात कहे जाने के बाद समझ में आता कि अरे ये तो कुछ सही ही निकल गया। ऐसी न जाने कितनी बातें जो जब हो रही होती हैं तब समझ नहीं आती कि कितनी जरूरी थी। उस बात के कई साल बाद समझ आती हैं। वैसी ही बातों के लिए जगह बनाने की कोशिश है टेंशन मत ले यार। ये बात अगर मुझसे सालों पहले कही गई होती तो मैं कहता, यार कुछ भी, लाइफ का क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा और टेंशन भी न लो। अब कोई मेरे माथे पर बंदूक रखकर पूछे कि चलो दिव्य प्रकाश बताओ अपने 17 साल के वर्जन से, क्या एक बात तुम कहना चाहोगे? तो मैं बिना पलकें झपकाए कहूंगा, टेंशन मत लो यार, सब ठीक हो जाएगा। हम सभी लोग रोज चलते हुए एक दिन अचानक जिंदगी का रास्ता भटक जाते हैं। कभी कभी नया रास्ता खोजते हुए गुम हो जाते हैं। मन में तमाम तरह के डाउट आते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं भी या नहीं। उस समय ऐसा लगता है कि हमें एक अंधेरे कमरे में छोड़ दिया गया है जहां न उजाला है न ही कोई उम्मीद। समझ नहीं आता कि कहां हाथ बढ़ाएं। हम घबराहट से अंधेरे में टटोलते हैं कि कोई खिड़की दरवाजा मिले जिसको खोल पाए, और तभी अचानक हमें एक हाथ मिलता है। उम्मीद बांधती है कि हम अकेले नहीं। इस किताब को लिखने में कोशिश यही है कि मैं वो हाथ बन जाऊं जो पीठ थपथपाकर बोले, टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा। परछाई इस बात की निशानी है कि उजाला है। भले ही आसपास दिख न रहा हो पर उजाला है। सबकी तरह ही मैं भी खोया हुआ, भटकता हुआ इन अंधेरी गलियों से गुजरा हूं। जिस किताब की कहानी मुझे पहले से पता होती है
वो किताब कभी पूरी नहीं हो पाती। जो रास्ता पहले से पता होता है वो एक लंबे और बोरिंग सफर पर ले जाता है। अगर आप भी अपने रास्ते पर कंफ्यूज्ड और खोया महसूस कर रहे हैं तो यकीन मानिए, आप सही रास्ते पर हों या न हों, लेकिन सही रास्ते तक पहुंच जरूर जाएंगे। अध्याय 1, ठीक न होना भी ठीक है। खुशी तब मिलती है जब हम उसे ढूंढ नहीं रहे होते। खरुशी आइसक्रीम थी, लड्डू थी, टूटता तारा थी, तह किए हुए कपड़े में अचानक मिला हुआ नोट थी। हर वो चीज थी जो हमें चाहिए तो थी, पर हम उसे ढूंढ नहीं रहे थे। अकेलापन। एक उम्र में आकर हमें यह लगता है कि हमें कोई नहीं समझता। खासकर 14 क्रोएशियाई कुने 15 साल की उम्र में यह सवाल आकर टकराता ही है। जब बचपन हाथ से छूट रहा होता है और अपने घर वाले, जिनको हम दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मानते थे, वो इमेज ब्रेक होने लगती है। दोस्तों के साथ ज्यादा समय बीतने लगता है। पहली या दूसरी बार प्यार जैसा कुछ महसूस होता है। पहली बार सवाल हवा में तैरते हुए आते हैं। सोचा है लाइफ में करना क्या है? हमारे बचपन के मासूम सपने, पायलट बनना है, क्रिकेटर बनना है, अब लॉजिकल होने लगते हैं। हमें दिखने लगता है कि हम क्या नहीं बन सकते। ऐसा लगता है कि हम एक बड़े से हॉल में हैं, जिसमें हमारा हर जानने वाला, टीचर, दोस्त, घर वाले, रिश्तेदार हैं और पूरी स्पॉटलाइट हमारे ऊपर है। सामने बैठे लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। एक शोर है जो बढ़ता जा रहा है। सब पास आते जा रहे हैं। स्पॉटलाइट की रोशनी तेज होती जा रही है। शोर और रोशनी आकर हमको निगल देती है। सबके साथ होते हुए भी हम अकेले पड़ जाते हैं। अकेलेपन से हमारा सामना लाइफ में पहली बार होता है। ये अकेलापन जो रह रहकर आता रहने वाला है। अकेलापन क्या होता है, इसी उम्र में सबसे ज्यादा हिट करता है। अकेलापन ये देखकर नहीं आता कि हम सफल हैं या असफल, हम खुश हैं या नाखुश। हम बड़ी उम्मीद से दोस्त, इंटरनेट, सोशल मीडिया पर सैकड़ों दोस्तों को और आसपास देखते हैं कि शायद कोई एक भी इंसान ऐसा हो जो हमारा अकेलापन और सवाल समझ ले। कोई न भी समझे, लेकिन कोई एक ऐसा हो जो इत्मीनान से बिना अपना मोबाइल देखे या डिस्ट्रैक्ट हुए कुछ देर हमारी बात सुन ले। पर कई बार हमें खुद ही अपने आप को संभालना पड़ता है। हमें वो इंसान खुद बनना होता है जिसको हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं। ये किताब इसलिए है कि ताकि जब अकेला, खोया हुआ या कंफ्यूज्ड महसूस करें तो आपको याद रहे कि आपके पास कुछ ऐसा है जिसको आप गले लगा सकते हैं। इसमें वही बातें, वही नींद ना आने वाली लंबी रातें, वही कंफ्यूजन में बीतते हुए दिन है, वही अपने आप को किसी काम का न समझने वाले उदास दिन है, जिनसे आपका सामना या तो कभी न कभी हुआ है या कभी न कभी होगा। मुझे मालूम है कई लोगों को लगता है कि केवल बोलने से सब ठीक नहीं होता। फिर भी अगर मुझे समय में पीछे जाकर अपने 20 साल के वर्जन को कुछ बताना होता तो मैं यही कहता जो आज आपसे कह रहा हूं। इट्स ओके बीइंग नॉट ओके, इट्स ओके बीइंग लॉस्ट, इट्स ओके बीइंग कंफ्यूज्ड। लाइफ में अकेलापन आता रहने वाला है, इसलिए इससे भागने के बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। आइए कुछ देर साथ चलते हैं और समझते हैं कि लाइफ का ये खेल आखिर है क्या। खेल क्या है? हम सब इस दुनिया में अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस दुनिया में हमारी जगह क्या है। हम अपने आप को सजा संवार कर तैयार कर रहे होते हैं। सफलता के कई सारे टेम्पलेट हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए, सीए, सरकारी नौकरी और अब तो कंटेंट क्रिएटर भी। अगर हम फलाना नहीं हुए तो हम फेल हैं। असल में हम जिस चीज के लिए बने हैं वो चीज भी तो हमें ढूंढ रही है। हम सही से भटकने से पहले ही थक कर चूर हो जाते हैं। मुझे असल में राइटर होना था, ये बात भी मुझे बहुत साल में समझ आई। क्लास भर TH के बाद तैयारी के 2 साल, फेल प्राइवेट कॉलेज से पढ़ना, फेल इंजीनियरिंग करके भी नौकरी न लगना, फेल MBA की 2 साल तैयारी, फेल जीवन के लगभग 24 साल तक मैंने एक भी रुपया नहीं कमाया था। नहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। MBA के बाद नौकरी अच्छी लगी। दुनिया की नजर में मैं अब सफल था, लेकिन अपनी नजर में मैं अब भी फेल था। शुरू के 24 साल तक मैं विशुद्ध रूप से फेल था, लेकिन जब मेरी अच्छी नौकरी लगी तब मैं ज्यादा फेल महसूस करता था। अच्छी नौकरी के बाद भी लगता था कि बस यही था, इसके लिए ही इतनी मेहनत कर रहे थे। क्या यही था? अब आगे का पूरा रास्ता साफ था। असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर AGM, DGM, GM और सेल्स हेड या मार्केटिंग हेड, और फिर एक दिन शायद किसी कंपनी का CEO। मैं काम में ठीक था तो मेरा प्रमोशन भी जल्दी जल्दी हो रहा था, पर कोई बात थी जो मुझे अक्सर परेशान करती थी। मुझे अक्सर रात में नींद नहीं आती थी। मैं सोने जाने से पहले सोचता था कि क्या मैं यही करने आया था। अगला दिन उम्मीद नहीं, डर बनकर आता था।
दिन अपने आप को इतना लंबा कर लेता कि एक उम्र हो जाती। एक उम्र ऐसे ही डर में बीत जाएगी, यह बात परेशान कर देती। असली परेशानी से ज्यादा यह ख्याल परेशान करता कि हमारी आगे की जिंदगी ठीक वैसी होने वाली है जैसी हम नहीं चाहते। छुट्टी का इंतजार करते हुए साल बीत जा रहे थे। हर दिन लगता कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा। दुनिया के हिसाब से मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट थी, और मेरी नजर में मेरी लाइफ क्या थी, ये बहुत बड़ा सवाल था। ये सवाल तब नहीं शुरू हुआ था। ये सवाल असल में तब शुरू हुआ जब मैंने अपने आप को जानबूझकर भेड़चाल या रैट रेस का हिस्सा बनाया। वो समय शुरू होता है क्लास 12 के बाद। मैंने जहां से क्लास 12 टीएच किया वो हिंदी मीडियम स्कूल था, ओसीएफ इंटर कॉलेज, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। उस समय मेरी एक महीने की क्लास की फीस हुआ करती थी एक 80 नेपाली रुपया पैसे। मेरे स्कूल का जैसा माहौल था, उसमें जो हम सबसे बड़ा सपना देखते थे वो ये था कि हम किसी सरकारी दफ्तर में क्लर्क हो जाएं। ऐसा वैसा क्लर्क नहीं, बल्कि ऐसा जिसकी ऊपरी कमाई होती हो। मुझको अब अच्छे से याद है, 92 लोगों की हमारी क्लास में 60% के ऊपर लाने वाले केवल 5 या 6 लोग थे। हम लोग पढ़ने में ठीक थे, तो हमें लगा कि भाई सब लोग इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। यहीं से मेरे जीवन की भेड़चाल की शुरुआत होती है। मैंने इंजीनियरिंग इसलिए नहीं चुनी कि वो मेरे लिए सही है या नहीं। मैंने बस ये सोचा कि भाई बाकी दोस्त भी कर रहे हैं। कितने अंकल लोग घर पर आते हैं और बताते हैं कि उनके लड़कों ने इंजीनियरिंग कर ली, वो अब लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें बस ये लगता था कि लखनऊ जाएंगे, कोचिंग करेंगे और आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। हमें आईआईटी की सीट चाहिए थी, लेकिन ये पता नहीं था कि आईआईटी करके होता क्या है। हमें बस ये पता था कि आईआईटी करके भी नौकरी बड़ी अच्छी लग जाती है और फिर लाइफ सेट हो जाती है। लाइफ का जो सबसे जरूरी फैसला था वो हमने ये सोच कर लिया ही नहीं कि हमारे लिए ये कितने काम का है। हमने तो ट्रेंड फॉलो किया। ट्रेंड फॉलो करने में ही असल में रास्ता भटकने की तरफ चला गया पहला कदम होता है। मैं ऐसा ही यूपीएससी की तैयारी करने वालों के साथ भी देखता हूं। चूंकि मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे और मैंने अलग अलग शहरों में रहकर वहां के डीएम, एसपी, जज और तमाम अधिकारी लोगों की लाइफ को बहुत ही करीब से देखा। बचपन में सब बहुत जादुई लगता था कि बड़ा अधिकारी क्या कुछ नहीं कर सकता, पर धीरे धीरे उन नौकरियों की सच्चाइयां साफ होती चली गईं। सड़क पर स्टाइल में जाती हुई एम्बेसडर कार की नीली और लाल बत्ती के अंदर बैठे इंसान की सच्चाई दिखने लगी। यूपीएससी के लिए तैयारी करने वाले लोग अगर सिलेक्ट होने वाले अधिकारियों का या किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का 24 घंटे का जीवन देख लें तो शायद बहुत से लोग कभी तैयारी करें ही न। हम शुरू में किसी भी चीज को पूरी तरीके से देख नहीं पाते। सोशल मीडिया पर टशन में अक्सर मोटिवेशन की चमक बिखरते हुए अधिकारियों का जीवन बहुत मुश्किल होता है। अधिकारियों का काम दिखने वाले वीडियो से कहीं मुश्किल और लेयर्ड है, पर हमें वो दिखता नहीं। इस विषय पर आगे भी बात करूंगा कि करियर चुनते समय क्या देखना चाहिए। हालांकि इस बात का आप ये मतलब मत निकाल लीजिएगा कि यूपीएससी की नौकरी करने लायक ही नहीं है। मेरी कहानी पर वापस लौटते हैं। जैसे ही इंजीनियरिंग की कोचिंग करने लखनऊ पहुंचा तो वहां ढेर सारी किताबें बता दी गईं। एकदम कोचिंग में हजारों लोग दिखने लगे। कितने ऐसे बच्चे भी दिखे जिन्होंने 3-3 साल तैयारी की थी और उनका नहीं हुआ था। रोज कोई हमें एक कहानी बताता कि भाई आईआईटी में हो जाएगा तो लाइफ सेट हो जाएगी, और मुझे ऐसा यकीन भी था कि एक बार आईआईटी में हो गया तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। जब तैयारी शुरू हुई तो समझ में आना शुरू हुआ कि भाई है तो हमारे वश के बाहर की बात। आईआईटी की तैयारी के लिए तो मैं लेट हूं, क्योंकि लखनऊ में जो बहुत सारे बच्चे हैं वह क्लास 11 TH से तैयारी शुरू कर देते हैं। जब आप किसी छोटे शहर से लखनऊ पहुंचते थे तो आप तैयारी के पहले दूसरा मैसेडोनियाई दिनारों साल लेट होते थे। इंजीनियरिंग के एग्जाम की तैयारी के लिए जो सब्जेक्ट पढ़ने होते थे वो भी कोई मेरे फेवरेट सब्जेक्ट नहीं थे। हम तो इसलिए पढ़ रहे था कि मेहनत कर लेंगे तो कुछ हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। चूंकि वे सब्जेक्ट मेरे मन वाले नहीं थे तो पढ़ने में मन नहीं लगता था, और जब जबरदस्ती पढ़ने में मन लगाते थे तो और जोर पड़ता था। तब तक मुझे डिप्रेशन जैसा शब्द पता तो नहीं था, लेकिन जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड था वो कोई बहुत अच्छा नहीं था। जब तैयारी करते करते 3-4 महीने हो गए और हर हफ्ते के मॉक टेस्ट में नंबर कम आने लगे तो हर दिन और खराब महसूस होता। परेशानी होती कि सवाल तो सॉल्व हो ही नहीं रहे। मुझे 2-3 महीने में समझ में आ गया था कि मेरा
आईटी में सिलेक्शन कभी नहीं होगा। लेकिन फिर कोई न कोई एक सक्सेस स्टोरी को बता देता था। एकदम से कोई टीचर ऐसी एक कहानी बता देता था कि फलाने लड़के के भी नंबर अच्छे नहीं आते थे टेस्ट में, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया। उससे उम्मीद बन जाती थी। फिर यह भी लगता था कि अगर ये नहीं करेंगे तो और आखिर करेंगे क्या, लाइफ भी तो सेट करनी है। मन में सवाल कई बार आया कि मैं ये तैयारी ना करूं, लेकिन आसपास और बाहर से बहुत जोर से आवाज आ रही होती थी कि अगर मैं गलती से सिलेक्ट हो गया, अगर मेरा अच्छी जगह सिलेक्शन हो गया, अगर मैंने कायदे की जगह से पढ़ाई कर ली, फिर तो कुछ करना ही नहीं है, एक बार में लाइफ सेट है। मुझे ये बात समझने में कई साल लगे कि किसी भी एक एग्जाम से लाइफ कभी सेट नहीं होती। एक एग्जाम से लाइफ सेट हो जाएगी, ये झूठ समाज में इतनी बार दोहराया जा चुका है कि हम भूल ही गए हैं कि ये झूठ है। वैसा ही झूठ है जैसे उम्मीद पर दुनिया चलती है। हमें उम्मीद से ज्यादा सच चाहिए। सच ये है कि पहले आप जानें कि आप गलत दिशा में हैं। गलत रास्ता इसलिए गलत नहीं होता कि वो गलत दिशा में जाता है। जो आपका गलत रास्ता है वो किसी और का सही रास्ता है। असल में ये जान लेना कि फलाना रास्ता हमारे लिए गलत है, ये बात उम्मीद से नहीं, सच से आंख मिलाकर ही जानी जा सकती है। फेल होने से बड़ी त्रासदी है अपने सच से मुंह मोड़ लेना। आप एक मिनट रुककर जरा सोचिए, क्या आप अपने लिए सच्चे हैं? ऐसा नहीं है कि पूरे सफर में केवल सच जान लेने से रास्ता आसान हो जाएगा। सच हमारे रास्ते आसान नहीं करता, बल्कि नया रास्ता खोल देता है। गलत रास्ते पर होने से ज्यादा गलत यह है कि अपना सच जानने के बाद भी गलत रास्ते पर चलते चले जाना कि सब कर रहे हैं तो शायद हमारे लिए भी ठीक होगा। जैसे आजादी केवल 15 अगस्त को दोहराई जाने वाली कोई आसान सी चीज नहीं, बल्कि उससे कहीं गहरी चीज है। हर रास्ते में मुश्किल तो आनी ही है, तो कम से कम हमें अपनी मर्जी की मुश्किलें चुनने की आजादी तो हो। हाय, मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा कर रहा हूं। ये बात इतनी सच्ची और बड़ी लगती है कि हम सब झिलते चले जाते हैं। हमारे अपने सपने का क्या, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। सफल होना असल में अपने तय किए रास्ते पर फेल होने की आजादी है। मोटिवेशन के पूरे मार्केट से समस्या यही है कि वो आपको रास्ता बदलने नहीं देता, बल्कि ये उम्मीद देता रहता है कि मेहनत से मंजिल मिल जाएगी। मेहनत बुरी चीज नहीं है, पर मेहनत की दिशा ज्यादा जरूरी चीज है। असली लड़ाई यह है कि हम पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पाते। तैयारी का 1 साल बीत गया था और मेरा कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। किसी प्राइवेट कॉलेज में भी नहीं। जहां हजारों में रैंक आती थी, वहां हजारों में भी कोई रैंक नहीं आई। उस समय कायदे से मुझे कुछ और रास्ता ले लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। ये जो आपका ईगो होता है जो ऐसा करने नहीं देता, उसने कहा कि नहीं भाई, अब तो तुम्हें 1 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल और तैयारी करोगे तब तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। कोचिंग में भी ऐसे लड़कों को बहुत सेलिब्रेट किया जाता था जो दूसरे साल में सिलेक्ट होते थे। ऐसी कहानी इसलिए भी चलती होगी क्योंकि हम दूसरे के स्ट्रगल में अपना रास्ता ढूंढते हैं। हमें एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि सेम घर में रहने वाले भाई बहन का स्ट्रगल भी एक सा नहीं होता। हम जब तक दूसरे की कहानी में अपनी कहानी ढूंढते रहेंगे, तब तक अपनी कहानी के हीरो नहीं हो पाएंगे। मुझे लगा 1 साल और तैयारी करेंगे तो हो ही जाएगा। फिर नए जोर से तैयारी शुरू की। अब पहले से चीजें थोड़ी सी आसान थीं, क्योंकि क्लास में जो पढ़ाया जा रहा था वो तो रिपीट हो रहा था। कुछ सवालों के जवाब आपको पहले से आते थे। मुझे भी ऐसा लगने लगा कि हाँ यार, 2 साल बाद भी आईआईटी में सिलेक्शन हो तो क्या बुरा है। एक बार सिलेक्शन हो गया तो लाइफ सेट है। फिर बाद में कहाँ कोई पूछने आ रहा है कि तुम्हारा 2 साल की तैयारी में सिलेक्शन हुआ था या 1 साल की तैयारी में। अब एक आईएएस तो आईएएस है ना, चाहे वो 8 साल तैयारी करके बने या 1 साल तैयारी करके। मैंने अपने कमरे में पोस्टर लगा लिया था, फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। हेनरी फोर्ड। इस कोट को देखता तो लगता कि यार सही तो है, सही बात है। जब मैं थकता तो ये कोट संभाल लेता, पर मुझे बहुत बाद में समझ आया कि मोटिवेशनल कोट भी एक प्रकार का एडिक्शन ही है। असल में ये जो कहानी है ना कि फलाने ने इतने साल तैयारी की थी तब जाकर हुआ, या उसका तो लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, इन मोटिवेशनल कहानियों ने जितना हमारे समाज का नुकसान किया है उतना किसी भी चीज ने नहीं किया है। हमें बार बार सुनाई जाने वाली इन कहानियों से जल्द मुक्ति पा लेनी चाहिए। किसी के स्ट्रगल को मैं छोटा करके नहीं देख रहा, लेकिन एक्सेप्शन को जब हम रूल बना लेते हैं तो यही दिक्कत आती है।
उधर लखनऊ की कोचिंग में जब वीकली टेस्ट सीरीज शुरू हुई तो फिर से नंबर कम आने लगे। जब तक आईआईटी का पेपर आने वाला हुआ तब तक सारा उत्साह जेब में घुस चुका था। उस पर भी यह प्रेशर डबल था क्योंकि यह तैयारी का दूसरा साल था। न किसी से मिलने का मन करता था न किसी से बात करने का। ऐसे में मैं ढूंढता था कि कौन मुझे सहारा देगा, कौन मेरी बात समझेगा। जब आप मोटिवेट होकर थक जाते हैं तब असली यात्रा शुरू होती है। मोटिवेशन एक सस्ते नशे जैसा है जिसको लेने के बाद कुछ देर तो अच्छा लगता है, लेकिन लाइफ में जो भी पाने लायक है वो केवल मोटिवेशन से नहीं पाया जा सकता। हम अब ऐसे समय में हैं जहां पर दिन भर 5 रील के बीच में एक रील ऐसी आ जाती है जिसमें होता है कि अगर सुबह उठकर ये 3 चीजें कर लीं तो आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। या फिर अमीर लोगों की ये 3 आदतें अपना लीन तो लाइफ बदल जाएगी। सफल लोग क्यों 5 बजे उठते हैं? सोशल मीडिया एल्गोरिथम जानबूझकर ऐसे डिजाइन की जाती है ताकि आपको यह ना लगे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ कुछ देर में एक रील ऐसी होती है जो आपको सुकून देती है कि हाँ सब ठीक है। जब भी हम सोशल मीडिया खोलें तो बस एक चीज सोच लें कि दुनिया के किसी कोने में कुछ लोग बैठकर आपके टाइमलाइन की एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं और उनको इस काम के लिए लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा देर तक टिके रहें। हो सकता है जब आप अगली बार अपना सोशल मीडिया खोलें तो कुछ दिन तक ये बात याद आए। सोशल मीडिया वैसे ही पुरानी हिंदी फिल्म के विलन के जैसा है जो कहता था कि इस धंधे में तुम आ तो अपनी मर्जी से सकते हो लेकिन अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। फिलहाल मैं आपको अपनी उस जिंदगी में लेकर जाता हूं जब मैं खुद को अकेला महसूस करता था। उस दौरान लखनऊ में एक बहुत ही पॉपुलर बाबा आए हुए थे। रोज उनके प्रवचन होते थे। मेरी कॉलोनी में एक लड़का था जो उनका शिष्य बन गया था। वो लड़का एक कैसेट लेकर आया था। कैसेट पर लिखा था जीवन दुख है। मुझे लगा बात तो सही है। कैसेट में नीचे लिखा था सुखी होने के उपाय। मैं जीवन में खुशी ढूंढ रहा था, इसलिए नहीं कि मुझे खुशी चाहिए थी बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अपने ऊपर बने हुए प्रेशर से परेशान हो चुका था। और कमाल की बात है कि सुखी होने के भी रास्ते और किताबें बहुत सस्ते दामों में उपलब्ध थीं। मैंने ऐसी न जाने कितनी किताबें खरीदी होंगी जिनको पढ़कर खुशी मिलती। किताब पढ़ते हुए लगता है कि भाई मैं ही कुछ गलत कर रहा हूं। हर किताब में एक मोटा मोटा तरीका था जिसको अपनाने के बाद सब सही हो जाना था। हर किताब घुमा फिराकर यही बता रही थी कि तुम जैसे भी हो उससे बेहतर कैसे हो सकते हो। इन सभी किताबों की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वो आपको ये मानने के लिए मजबूर कर देती थीं कि आप अपने में बहुत खराब हैं और आपको अपने अंदर बहुत सुधार करने की जरूरत थी। उन किताबों में दिए गए तरीके इतने हाइपोथेटिकल होते कि कोई इंसान तो उनको फॉलो नहीं कर सकता था। हर बार उनको पढ़ते हुए मैं पहले से ज्यादा डिमोटिवेट महसूस करता। उससे भी ज्यादा बुरा मुझे ये लगता है कि मेरे अंदर कमियां हैं। मैं अपने होने को लेकर ही अनकंफर्टेबल होता जा रहा था। अब मुझे पता है कि किसी का मनोबल तोड़ने का सबसे कारगर तरीका है कि बार बार उसको ये एहसास दिलाओ कि यू आर नॉट गुड इनफ। दुख की बात यह है कि ज्यादातर ये आपके आसपास वाले ही करते हैं। मुझे लगा कि जब किताबें कुछ नहीं कर पा रही इसीलिए शायद किसी जीते जागते इंसान के पास इतने लोग जाते हैं। कुछ वजह तो होगी तभी तो इतने लोग जाते हैं। मुझे लगा कि अगर मैं उन बाबा का शिष्य बन जाऊं तो मेरे जीवन में भी सुख आ जाएगा। वो ऐसे तरीके बता देंगे जिससे मैं पढ़ने में भी तेज हो जाऊंगा और मेरे जीवन में जो सारे डे टू डे के दुख हैं सब खत्म हो जाएंगे। उसी दौरान मैंने उनके 2-3 कैसेट सुने, लेकिन एक पॉइंट के बाद मुझे बात कुछ ज्यादा समझ नहीं आई। वो बातें बहुत जनरल थीं। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई मुझसे बात कर रहा हो। ये वैसे ही था जैसे पुराने लखनऊ में एक डॉक्टर साहब थे। उनके पास हरी, लाल और पीली 3 रंग की दवा हुआ करती थी। बीमारी चाहे जो भी होती उनका काम उन्हीं 3 रंग की गोलियों से चल जाता था। मुझे बाद में समझ आया कि जो भी डॉक्टर आपका लाइफस्टाइल बिना पूछे आपको दवा दे रहा है वो डॉक्टर नहीं है, किसी कंपनी की ड्रग बेच रहा है। बाबा का भ्रम बहुत जल्दी टूट गया था। यहां पर नोट करने वाली बात यह भी है कि उन बाबा को सालों बाद जेल भी हुई। अब सामने था 2 साल की तैयारी के बाद रिजल्ट और एक लंबी वेटिंग लिस्ट। न बाबा सहारा बने और न ही वे मोटिवेशन की ढेरों किताबें। जैसी तैयारी थी उस हिसाब से रिजल्ट मुझे पता ही था कि रिजल्ट कैसा आना है, लेकिन फिर भी कई बार हम लोग चमत्कार का इंतजार करते हैं। यह उम्मीद करते हैं कि चमत्कार हो जाएगा, शायद कुछ ऐसा हो जाएगा कि रैंक अच्छी आ जाए।
उम्मीद बड़ी अच्छी चीज है, होनी चाहिए, लेकिन उम्मीद हमारी लाइफ का गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं हो सकती। किसी भी सिचुएशन में उम्मीद लगाना ठीक है, लेकिन केवल उम्मीद के भरोसे बैठना भी ठीक नहीं है। उधर आईआईटी का रिजल्ट देखने से पहले बड़ी उम्मीद से रोल नंबर डाला और चमत्कार की उम्मीद करने लगा। खैर, चूंकि उस समय के इंटरनेट कनेक्शन इतने तेज नहीं हुआ करते थे, इसलिए उम्मीद छूटने में लगभग 1 मिनट लगा। रिजल्ट आया वही जो आना था, पर मन तो उम्मीद छोड़ता नहीं है। स्टेट इंजीनियरिंग का जो पेपर दिया था वो ठीक गया था। मन तो यही कह रहा था कि शायद यहां पर रीजनल या सरकारी कॉलेज तो मिल ही जाएगा। रिजल्ट एक लंबी वेटिंग लिस्ट जितना था, जितना लंबा पहले लैंडलाइन फोन का नंबर हुआ करता था। अब यह तय हो चुका था कि 2 साल की तैयारी के बाद न तो मैं आईआईटी जा रहा था, न ही किसी रैक में, और न ही किसी सरकारी कॉलेज में। वे बहुत ही खराब, बहुत बेचैनी भरे दिन थे। ऐसा लगता था कि एक दिन में 24 से कम घंटे होने चाहिए। ऐसा लगता था कि मैं अपने आप को अपने कमरे के साथ सिकोड़ लूं और कहीं गायब हो जाऊं। यह सब एक सपना हो। दिन बीतते थे और कुछ आगे बढ़ता ही नहीं था। इतनी मोटिवेशन वाली किताबें पढ़ने के बाद मुझे एक भी लाइन ऐसी नहीं मिली जो मेरे काम की हो, जो मुझे कुछ सांत्वना दे पाए। क्योंकि यह साल 2001 था और इंजीनियरिंग करने के कई सारे प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शन आ चुके थे। ये वो समय था जब कोई भी ये सोच लेता कि उसको इंजीनियरिंग करनी है तो उसका एडमिशन कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में हो ही जाता। मेरी इंजीनियरिंग एंट्रेंस की रैंक 11,000 कुछ थी। तीसरे साल तैयारी करने का कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए नहीं कि अगले साल तैयारी करके शायद थोड़ी रैंक इंप्रूव हो जाती, पर वो चीज जिसको करने से मेरा मन हट चुका था, उस पर मैं 1 साल और देना नहीं चाहता था। मुझे बस ये लगता था कि लखनऊ का मेरा मोहल्ला और घर छूट जाए। मैं कहीं ऐसी जगह पहुंच जाऊं जहां मुझे कोई न पहचानता हो। मैं सब कुछ शुरू से शुरू कर पाऊं। यह कैसे होगा मुझे नहीं पता था। हर किसी के जीवन में वो क्षण आता है जब सबसे ज्यादा बेचैनी अपने घर पर होती है। लगता है बस किसी तरीके से हम अपने मोहल्ले, अपने लोगों से दूर चले जाएं। मुझे रोज यही ख्याल आता कि बस किसी तरीके से घर से मुक्ति मिल जाए। यकीन मानिए ये ख्याल, ये बेचैनी ही बाद में सबसे बड़ी ताकत बनती है। बड़े अजीब से दिन बीतते थे। अक्सर ऐसा होता कि दिन भर नींद आती और रात में एक भी मिनट नींद नहीं आती। जब एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ कि उस साल लड़कियों के रिजर्वेशन को लेकर किसी ने पिटीशन डाल दी। जो एडमिशन प्रोसेस जुलाई तक हो जाती थी, वो टल गई। कई लोग राय देने लगते हैं कि जब इतना लेट हो ही रहा है तो और 1 साल तैयारी कर लो। मैं अब थक चुका था। 17 से 18 साल की उम्र में थकना क्या होता है मुझे नहीं पता कि आपको पता भी है कि नहीं। जिस उम्र में लाइफ को लेकर बड़े से बड़े प्लान होने चाहिए, उस उम्र में मन से थकना जाना, वो भी सिर्फ एक पेपर की वजह से, वो भी उस एग्जाम की वजह से जो सपना मेरा था भी नहीं। क्योंकि सब ये कर रहे थे, ये सबसे लॉजिकल था। कहीं भीतर मेरा मन था कि मैं बीए कर लूं, पर पता नहीं क्यों ये आवाज इतनी धीमी थी कि मैं किसी से कह ही नहीं पाया। उन दिनों मैं अक्सर घर से निकलता और लखनऊ रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ जाता। घंटों बैठा रहता है, एक चाय, फिर दूसरी, फिर तीसरी। बस वहां बैठकर लोगों को आते जाते हुए देखता। स्टेशन से उतरते हुए लोग, कुछ कुछ उदास, कुछ लाइफ में पहली बार मिलते हुए, कुछ शायद आखिरी बार मिलते हुए। हर ट्रेन के आने से पहले की एक हलचल और जाने के बाद की उदासी। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ रही होती है तो एक खाली जगह बनाते हुए जा रही होती है। वो खाली जगह मुझे आकर घेर लेती। ऐसे ही धीमे से प्लेटफॉर्म छोड़ रही ट्रेनों को देखकर मेरा मन कई बार किया कि मैं किसी रैंडम ट्रेन में बैठ जाता हूं, फिर देखता हूं कि लाइफ कहां लेकर जाती है। अक्सर जब ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ रही होती तो लगता कि मैं हर उस एक जीवन को छोड़ रहा हूं जो नई संभावना से भरा हुआ है। डर भी लगता कि आखिर होगा क्या। रास्ते जब सामने होते हैं तो ज्यादा डर लगता है। डर ये कि कहां ले जाएंगे, बल्कि ये भी कि ये उसी घिसी पिटी हुई जगह लेकर जाएंगे या ये ले जाकर कहीं इसी स्टेशन पर वापस न छोड़ दे। मुझे नहीं मालूम मेरे अंदर की आवाज ने मुझे रोका या मेरे अंदर के डर ने। मुझे अब भी नहीं पता। मैं अब भी जब कभी लखनऊ स्टेशन जाता हूं तो लगता है कि इस स्टेशन से मैंने जितनी ट्रेनें पकड़ी हैं उससे कहीं ज्यादा छोड़ दी हैं। ट्रेन छोड़कर घर ऐसे वापस लौटना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अंदर जो एक समंदर हलचल कर रहा है, उसको चाय की कुछ प्यालियों से सुलाकर रोज घर लौटना और सबसे ऐसे घुल मिल जाना जैसे कोई बात ही नहीं है। मुझे नहीं मालूम था कि आगे क्या होगा, कुछ हो भी पाएगा, या ये बस शुरुआत थी।
मैं आगे आने वाले हर इम्तिहान में ऐसे ही कंफ्यूज और अकेला होने वाला हूं। ये डर लंबा चलने वाला था, जिसका मुझे एकदम आइडिया नहीं था। जैसे बीता हुआ, कल बीतने के बाद भी कई बार आता रहता है, वैसे ही भविष्य भी है, आने से पहले कई बार आता रहता है। भविष्य वो कहानी है जो हो सकती है, और हम उसमें उम्मीद का तड़का लगा देते हैं। ऐसी कहानी का अंत जब रोज बदलता है तो दुख ज्यादा होता है। समय बीत रहा था, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। साल था 2000, एक और उस साल सेशन अक्टूबर में शुरू हुए। एक प्राइवेट कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। एडमिशन से पहले तमाम लोगों से मैं ये पूछने के लिए मिला कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ना ठीक रहेगा कि नहीं। सबके अपने अपने वर्जन थे। फिर मुझे लगा कि इतने सारे कॉलेज खुल ही रहे हैं तो कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज का जो निर्णय था वो इस बेसिस पर था ही नहीं कि मुझे इंजीनियरिंग में अच्छा करना है। वो इस बेसिस पर था कि और ऑप्शन तो है नहीं, एक बार चल के देखते हैं, फिर देखा जाएगा। इंजीनियरिंग करने जो लड़का पहुंचा था वो दुनिया की नज़र में 2 साल पीछे था, या ये कह लीजिए 2 साल फेल था। मैं अपनी नज़र में भी फेल ही था। प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करने की सच्चाई यही थी कि मेरे कॉलेज से अभी एक भी बैच पास नहीं हुआ था, तो प्लेसमेंट होने का कोई ट्रैक रिकॉर्ड था ही नहीं। अब सामने इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 साल थे। उन 4 साल के आगे क्या था, ये बड़ा सवाल था, और उससे भी बड़ा सवाल ये था कि क्या मैं सही कर रहा हूं। अगर हम ध्यान से देखें तो जीवन इन 3 सवालों का जवाब देने में बीत जाता। मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मेरे जीने का तरीका क्या हो, मैं क्या कर रहा हूं का जवाब शायद मैं कौन हूं के बाद आता है। मैं कौन हूं शायद इस दुनिया के सबसे पुराने सवालों में से एक होगा। सवाल एक है, लेकिन इसके जवाब उतने ही हैं जितने कि इस दुनिया में लोग। मैं कौन हूं, ये पता चलने में अभी समय था। जिंदगी के सबसे जरूरी सवाल को हम सबसे ज्यादा टालते रहते हैं। अगर हमें यही पता चल जाए कि हम कौन हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते का रास्ता खुल जाए। किसी भी रास्ते पर लंबा चलने से पहले जरूरी यह है कि हम जान जाएं कि रास्ता हमारे लिए सही है भी कि नहीं। मुझे अभी रास्ता नहीं पता था, बस सामने एक घिसा हुआ सेफ रास्ता था और उम्मीद थी कि शायद यही रास्ता सही है। जब सही रास्ता पता न हो तो हर रास्ता सही लगता है। मैं कौन हूं का जवाब हर बार सही रास्ते पर नहीं मिलता। गलत रास्ते भी कई बार सही मंजिल तक ले जाते हैं। खोया हुआ मैं कौन हूं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई जब शुरू हुई तब मुझे यह ख्याल आया कि यार मैं अपने आप को किसी अंधे कुएं में ढकेल दिया है। इंजीनियरिंग की कोचिंग से ज्यादा बोरिंग इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी। वो बात अलग थी कि यहाँ पर एक अलग किस्म की आज़ादी थी जो कभी भी कोचिंग या स्कूल के टाइम पर नहीं होती। अलग अलग स्कूलों शहरों के लोग थे जो पहली बार अपने आप को इतना आज़ाद महसूस कर रहे थे। हॉस्टल के माहौल में कोई कितनी भी देर तक जाग सकता था, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। कॉलेज में आते ही पहले बता दिया गया था कि यहाँ से प्लेसमेंट होना तो बहुत मुश्किल है। अगर होगा भी तो जो टॉप स्टूडेंट हैं उन्हीं का होगा। पहले दिन से यह प्रेशर था कि जो भी एग्जाम हो आप उसमें अच्छा करें, क्योंकि एक तो कम कंपनियां आएंगी, और अगर आएंगी भी तो वो सभी को नहीं ले जाएंगी। उन्हीं की नौकरी लगेगी जो बैच में सबसे अच्छे होंगे। ऐसे ही हंसी मजाक में पहला सेमेस्टर बीता, और जब उसका रिजल्ट आया तो पता चला कि इलेक्ट्रिकल के एक सब्जेक्ट में बैंक लग गई है। बैंक का आप इतना सा मतलब समझ लीजिए कि मैं एक सब्जेक्ट में फेल था। इस देश का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि मेरी ब्रांच तो कंप्यूटर साइंस थी, पर मुझे पहले साल में इलेक्ट्रिकल का एक सब्जेक्ट पढ़ना था, जिसमें अगर मैं लगातार 2 बार फेल हुआ तो मैं टेक्निकल एजुकेशन के लिए फिट नहीं था। 4 साल की इंजीनियरिंग के पहले 6 महीने में ही एक सब्जेक्ट में बैंक लग चुकी थी। कॉलेज में बहुत सारे लोग डराते भी है ना, तो पहले ही किसी ने डरा दिया था कि भाई अब तो बैक लग गई, अब तो वैसे भी प्लेसमेंट नहीं होगा। एक तो मैं वो पढ़ाई पढ़ रहा था जो मेरा पढ़ने का मन नहीं था, ऊपर से पहले ही पता चल गया कि प्लेसमेंट नहीं होगा। किसी भी चीज का कोई मतलब ही समझ नहीं आ रहा था। कई बार यह भी लगता था कि पूरी दुनिया में मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है। अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि गलत तो इसलिए हो रहा था ना क्योंकि मैं गलत रास्ते पर था। मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे लोगों की बैंक लगी हुई थी। एक तो ऐसे ही भविष्य अंधकार में, ऊपर से बैक। घर में भी बताने में बुरा लग रहा था कि आईआईटी में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मतलब प्राइवेट कॉलेज का एग्जाम भी पास नहीं होगा क्या। एक सेल्फ डाउट वाला फेज आया जब आपको अपनी बातों के जवाब बाहर अपने बैचमेट और दोस्तों से नहीं मिलते तो आप उनको ढूंढने के अलग रास्ते खोजने लगते हैं।
तब तक इंटरनेट भी इतना तेज नहीं था कि गूगल करके ही मीनिंग ऑफ लाइफ के हजारों वीडियोस मिल जाते। रुड़की में एक किताब की दुकान हुआ करती थी, जहां पर बहुत सारी पुरानी नई किताबें मिला करती थी। वहां पर मेरी नजर रजनीश ओशो की कुछ किताबों पर पड़ी। मुझे नहीं मालूम कि उसमें मेरे सवालों का जवाब था या नहीं, लेकिन मुझे वो पढ़कर मजा आने लगा। मजा इस वजह से नहीं आ रहा था कि उसमें कोई बात बहुत अच्छी लिखी थी। मजा इसलिए आ रहा था कि जिन सवालों से मैं जूझ रहा हूं उसमें मैं अकेला नहीं हूं। मेरे जैसे और भी लोग दुनिया में हैं जो इन सवालों पर अटके हैं। कई बार ये विश्वास बहुत सुकून देता है कि इस पूरी दुनिया में आप अकेले नहीं हैं। कुछ अच्छी किताबें और कुछ लोग यही काम करते हैं, वो आपको अकेला नहीं महसूस होने देते। उनके होने से ये दुनिया पूरी हो जाती है। एक दो लोग ऐसे होने चाहिए जिनके होने से यह दुनिया रहने लायक बनी रहे। किताबें पढ़कर मुझे ये समझ में आया कि मैं अकेला नहीं हूं। जिसको ये नहीं पता वो कौन है? मैं इस धरती पर करने क्या आया हूं? क्या कोई भगवान है भी? भगवान है तो उसने इस दुनिया को ऐसा क्यों बनाया है? हम लोग यहां क्या करने आते हैं? मीनिंग ऑफ लाइफ कुछ होता है तो क्या होता है? जीने का कोई हायर पर्पज भी है क्या? हम लोग क्या केवल पढ़ाई करके, नौकरी करके, शादी करके, घर बनाकर जाने के लिए आए हैं? क्या कुछ और है ऐसा जो किया जा सकता है? जैसे ही ये बात मुझे साफ होने लगी, ये ख्याल मुझे डराने लगा कि हमें बचपन पेरेंट्स के हिसाब से जीना है और फिर बाकी जीवन दोस्तों, ऑफिस और पार्टनर के हिसाब से। इस खोजबीन के दौरान मैंने और भी किताबें पढ़नी शुरू की। मैं इस हद तक किताबें पढ़ता था कि सामने क्लास चल रही होती थी और मैं नीचे टेबल में छुपाकर अलग किताबें पढ़ रहा होता था। जो भी किताब मिलती थी मैं वो पढ़ डालता था। इनफैक्ट मेरी आदत ऐसी हो गई थी कि मैं बिना 100-150 पेज पढ़े सोता नहीं था। मैं जो किताब पढ़ता था उसकी जो लाइन मुझे अच्छी लगती थी उसको मैं अलग एक डायरी में नोट किया करता था। उस दौरान मैं जो भी पढ़ रहा था उनमें से दो किताबों ने मुझ पर एक अलग किस्म का प्रभाव छोड़ा। पहली किताब थी मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा जी उसके लेखक थे और दूसरी किताब थी शेखर एक जीवनी, अज्ञे जी ने उसको लिखा था। जीवन अपने निकृष्टतम रूप में भी मृत्यु से सर्वश्रेष्ठ ढंग से बेहतर है। स्कूलों में टाई बनते हैं वो बना व्यक्ति। शांत बैठे रहना तपस्या नहीं है, शांत न बैठ सकने से ही तपस्या शुरू होती है। नए अनुभव डराते नहीं उकसाते हैं। इन दो किताबों ने मेरे अंदर पढ़ने की भूख इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि मैं फिर लगातार पढ़ता गया। उसी कड़ी में एक और किताब टकराई, विष्णु सखाराम खांडेकर जी की ये याति। इस किताब के पहले पन्ने पर एक लाइन थी, अनुसरण आत्महत्या का दूसरा नाम है। किताबों की अंडरलाइंस भी अपने आप में एक अलग किताब होती हैं, कभी कभी किताब से भी ज्यादा। इन लाइनों को मैंने अपने हाथ से 50-50 बार लिखा होगा, जैसे बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस कराई जाती है वैसे। इतनी बार लिखा ताकि ये लाइनें मेरी उंगलियों को याद हो जाएं। इतनी बार लिखा कि ये लाइनें मेरे मन में जम जाएं। जवाब मेरे पास अब भी नहीं थे, पर ऐसा लग रहा था कि कोई माचिस की तीली हाथ में आ गई है, थोड़ा सा उजाला हो गया है। माचिस की तीली की समस्या यही है कि वो बहुत कम देर जलती है। जब बिजली चमकती है और कुछ माइक्रोसेकंड के लिए उजाला हो जाता है, उस उजाले में सब साफ साफ दिखने लगता है। ये भ्रम भी होता है कि दिन हो गया, फिर अचानक से अंधेरा हो जाता है। ये थोड़ी सी देर के लिए दिखना वैसा ही था। बिजली का चमकना आपके हाथ में नहीं है, पर एक बार उजाले का स्वाद चख लेना और ज्यादा बेचैन कर देता है। चूंकि हॉस्टल में सभी लोग देर से सोते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि आप रात में यूं ही इधर उधर डोल रहे हैं, किसी बालकनी में बैठे हैं। फर्स्ट ईयर में 2 बजे के बाद हमारा एक बैचमेट अक्सर मुझे एक खास बालकनी पर बैठा हुआ मिलता था। उससे मेरी दोस्ती नहीं थी, न ही हमारी ब्रांच से थी, पर पता नहीं ऐसी किसी एक रैंडम सी रात में हमारी कुछ बात होने लगी। बात से बात निकाली और बातों में मजा आने लगा। मुझे अपने ही जैसा बेचैन एक और प्राणी मिल गया, और जैसा कि मैंने बताया था कि आपको अपने जैसा एक और कोई व्यक्ति मिल जाए तो एक सुकून रहता है कि आप अकेले नहीं हैं। उस समय मोबाइल का प्रचलन आम नहीं था, तो हम जब पीसीओ में जाया करते थे, जहां 3-4 केबिन बने थे, वहां पर सभी फटाफट अपनी कॉल करते थे और निकल जाते थे। एक बार मैं ऐसे ही कॉल कर रहा था तो पड़ोस वाले केबिन में मेरा वो बैचमेट भी कॉल कर रहा था। वह सारी बातें अंग्रेजी में कर रहा था। मुझे उसकी अंग्रेजी सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। नॉर्मली हम में से कोई भी अंग्रेजी में बात नहीं करता था, और जब कोई कानपुर का रहने वाला हो तब इस बात की संभावना और कम हो जाती है
कि वो अपने घर वालों से अंग्रेजी में बात कर रहा हो। जब वो रात में मिला तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम अंग्रेजी में किससे बात कर रहे थे। उसने मुझे बताया कि उसके घर वाले उससे इंग्लिश में बात करते हैं। घर वालों में माँ बाप और एक भाई था। भाई वहीं आईटी कानपुर से इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। माता और पिताजी दोनों ही हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट थे। उनको अपने बेटे के प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करने का इतना बुरा लगा था कि उन्होंने लोगों को यही बता रखा था कि उनका बेटा रुड़की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा है। वे इसको मेंटली हैरेस करने का कोई भी तरीका नहीं छोड़ते थे। जब उसने ये बातें मुझे बताई तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। रुड़की से कानपुर जाने के लिए डायरेक्ट एक आध ट्रेन थी, तो बहुत सारे लोग लखनऊ तक साथ जाते थे, फिर वहां से कानपुर निकल जाते। उस साल एक दो बार ऐसा हुआ था कि मैं अपने उस बैचमेट के साथ ही लखनऊ तक गया था। 2 बजे रात की बातचीत जिससे होती है उससे आपका एक अलग रिश्ता बन जाता है। मेरा भी उस बैचमेट से वैसा ही एक रिश्ता था, जहां पर हम एक दूसरे से कुछ भी बातें शेयर कर सकते थे, जज किए जाने के डर के बिना। दो पूर्वान फ्रेंड का कॉन्सेप्ट तब मुझे नहीं पता था। देर रात तक या फिर सुबह तक अगर आप किसी से बात करते हैं तब हम धीरे धीरे खुलना शुरू होते हैं। इसलिए अगर किसी को सही में समझना हो, उसके डर, उसकी उम्मीद के बारे में जानना हो, ये पता करना हो कि वो कौन है, तो रात के 2 बजे से सुबह तक उस इंसान से बात जरूर करनी चाहिए। रात में हमारे डर, हमारी वल्नरेबिलिटी आकर हमको घेर लेते हैं। ये वो समय होता जब इंसान पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जा सकता है। लेखक निर्मल वर्मा की लाइन थी, हम रात उसी के साथ बिताते हैं जो बहुत आत्मीय हो या बिल्कुल अजनबी। इसीलिए मुझे रात के जादू पर भरोसा है। उसका अंधेरा वो राज दिखा देता है जिन्हें दिन का उजाला छुपा देता है। फिर से रात के 2 बजे लौटते हैं। मेरे उस दोस्त ने भी 2 साल तक इंजीनियरिंग की तैयारी की हुई थी और वो फर्स्ट ईयर में आने के बाद भी तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसके घर वालों ने बोल रखा था कि उसको किसी भी कीमत पर आईआईटी निकालना है। पहले साल खत्म करके जब हम अगले साल के लिए लौटे तो उस बैचमेट ने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। वैसे भी वो मेरा कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था कि मैं इसके बारे में बहुत परेशान होता या कुछ पता करता। कुछ दिन बाद मुझे खबर मिली कि फर्स्ट ईयर खत्म करके जाते समय उसकी बॉडी कानपुर स्टेशन के पास मिली। मौत कभी कभी इतने धीमे से आती है कि कुछ दिन बाद जाकर यकीन आता है कि वो आके चली भी गई। मौत का असर कमरे में धूल के जैसे आता है। असल में खबर आने के बाद मुझे लगा कि उसके घर वालों ने उसे मार दिया। अक्सर जब करीबी लोग मारते हैं तो वो आत्महत्या जैसी लगती है। इस बात का मुझ पर बहुत दिन तक असर रहा। असर ये नहीं कि उसके साथ बुरा हुआ। सही बताऊं तो जो पहला ख्याल मेरे मन में था वो ये था कि चलो वो आजाद हो गया। मुझे अपने आप पर गुस्सा आया कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आत्महत्या कर पाऊं। मेरे अंदर ये भी एक डर बैठ गया कि क्या मैं भी ऐसे ही किसी दिन चला जाऊंगा। जाने से पहले मैं ऐसा क्या कर लूं कि मुझे कोई वैसे याद न करे जैसे उस बैचमेट को, या फिर ऐसे ही छोड़कर चले गए किसी इंसान को हम याद करते हैं। एक लड़की बहुत उदास है क्योंकि दुनिया में लोग एक दूसरे को जज करते हैं। वो इतनी इमोशनल बातें लिखती है कि मुझे लगता है वो दुख को रोमांटिसाइज करती है। मैं उसे देखता हूं तो मुझे अपने कॉलेज का वो लड़का याद आता है जो चुटकुले बहुत अच्छे सुनाता था। उसके जैसे ठहाके मैंने आज तक नहीं सुने। वो ट्रेन से कूद कर क्यों मर गया, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अंदाजा ही है कि मरने से ठीक पहले उसने बहुत जोर से ठहाका लगाया होगा। मैं जब कॉलेज के पुराने साथियों से उसके बारे में पूछता हूं तो हैरान होता हूं, वो किसी को याद ही नहीं। मैं उसके घर गया तो उसके माँ बाप ने कहा कि शायद कुछ कंफ्यूजन हुआ है, हमारा बस एक ही लड़का है। कॉलेज के रिकॉर्ड में भी उसका कोई नाम नहीं। वो लड़की रोज बताती है कि ये दुनिया कितनी खराब होती जा रही है। उसने दुनिया भर की अच्छी आर्ट फिल्में देखी हैं, कुछ किताबें पढ़ने का दावा भी अक्सर वो करती है। अमृता प्रीतम से उसे नफरत है, हालांकि उसने अमृता प्रीतम को कभी नहीं पढ़ा। नफरत तो उसे उन लड़कों से भी है जो लड़कियों के बारे में लिखते हैं। उसको लगता है लड़कों को लड़कों के बारे में लिखना चाहिए। वो जब मेंटल हेल्थ के बारे में बात करती है तो गूगल बताता है कि दुनिया में हर मिनट 3 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। वो जब सुंदर बातें करती है तो लगता है किसी दूसरे को नहीं, अपने आप को समझा रही है। वो इंग्लिश के पुराने कवियों और लेखकों में छांव ढूंढती है। तस्वीरों में वो अक्सर खुश नजर आती है। उसकी सुंदर तस्वीरें कौन खींचता है, वो इस सवाल से चिढ़ती है।
अक्सर वो कहती है कि उसके बहुत दोस्त हैं, लेकिन वो जानती है कि उसका कोई दोस्त नहीं। सो कॉल्ड दोस्त उसे दुश्मनों से ज्यादा निराश करते हैं। वो जब घूमने जाती है तो हर अजनबी में अच्छाई ढूंढ लेती है, लेकिन अपनी ही बिल्डिंग में रहने वाले अंकल आंटी से उसे शिकायत है। मुझे वो अपना दोस्त कभी कभी बहुत याद आता है, जो ठीक इसी लड़की के जैसी बातों के चुटकुले बना देता था। कुछ दिन पहले उस लड़की ने डांस करते हुए अपना एक वीडियो डाला। वो बहुत खुश थी। आखिर में उसने बहुत जोर का ठहाका लगाया। लड़की ने वही चुटकुला सुनाया था जो उस लड़के ने मरने से पहले सुनाया था। एक सुबह लड़की की बिल्डिंग ट्रेन का डिब्बा हो गई। दुनिया से दो पते गुम हो गए। मुझे अब उस लड़की की टाइमलाइन चुटकुले जैसी लगती है। उसके स्टेटस पर आए कमेंट से यहां पेशाब करना मना है कि बू आती है। मेरे ठहाके उन दोनों जैसे होते जा रहे हैं। उस लड़के के चुटकुलों पर अब कभी कभी रोना आ जाता है। उनका दोनों का आखिरी दिन सोमवार था। आज का दिन कौन सा है मुझे याद नहीं, लेकिन उदास दिन सोमवार जैसा लगता है। कुछ लोगों की ट्रेन आ चुकी है, कुछ की आने वाली है, और कुछ ट्रेनें अनिश्चित काल के लिए लेट हैं। पूरी दुनिया को एक सीडी की आवाज बचा सकती थी, लेकिन आज शायद सोमवार है, ट्रैफिक बहुत है, शोर भी। इस घटना के सालों बाद मैं अपनी किताब मसाला चाय में एक कहानी टाइम लिखी। उस कहानी में वो बैचमेट जिंदा रहता है और वो सब कुछ करता है जो वो करने के लिए आया था। मुझे पता नहीं क्यों इस बात का यकीन था कि हमारी कहानी हमारी असलियत से बहुत बड़ी होती है। हमारी सोच पर फिर भी लगाम लग सकती है, पर हमारी कहानी कुछ भी हो सकती है। अगर हमारी कहानी कुछ भी हो सकती है, तो हमारी सच्चाई भी कुछ भी हो सकती है। असलियत बहुत छोटी चीज है और कहानी बहुत बड़ी। कहानी असल में उस भरोसे का नाम है जो हम अपने आप को तब देते हैं जब कोई और नहीं दे रहा होता। जब मैं कहानी लिखना शुरू कर रहा था तो मेरे अंदर एक गुस्सा था कि मैं ऐसे ही लोगों की कहानियां लिखूंगा जो दुनिया की नजर में भले फेलियर हों, लेकिन मेरी नजर में वो हीरो थे। अगर आप कभी मेरी शुरुआती किताबें पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उनमें वो सारे लोग हैं जिनके लिए कभी किसी मोहल्ले, किसी ऑफिस में या किसी रिश्तेदारी या दोस्ती में ये नहीं कहा गया कि फलाने को देखो, उसके जैसा बनो। सालों लिखने के बाद अब मेरा पूरा विश्वास है कि ऐसे लोग जो सच में मर जाते हैं, उनको आप कहानियों में जिंदा रख सकते हैं। उनको आप वो लाइफ दे सकते हैं जो लाइफ वो डिजर्व करते थे। उस बैचमेट का नाम मैं जानबूझकर नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि ये समझ मुझे बहुत दिनों बाद आई कि हम जब लिखें तो उसमें जितनी गुंजाइश सच की हो उतनी ही इमेजिनेशन की भी हो। कहानियां केवल सच से नहीं बनती। सच से अखबार बनते हैं जो कि एक दिन में बासी हो जाते हैं। लाइफ के मीनिंग को लेकर मेरे सवाल और गहरे और बेचैन करने वाले होते गए। किताबों ने राहत तो देना शुरू किया, लेकिन जितनी देर पढ़ता बस उतनी ही देर अच्छा लगता। उसके बाद फिर से वही बेचैनी आकर घेर लेती। मुझको अक्सर यह सपना आता है कि मेरी ट्रेन छूट रही है। मैं घर का रास्ता भूल गया हूं, मैं अपना नाम भूल गया हूं। फिर दूसरे साल का अंत आते आते एक चीज हुई और उसके बाद सब बदल गया। तुम्हें जवाब लेकर कॉपी भरने की इतनी आदत है कि तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारे पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। खाली पन्ना छोड़ने का यह मतलब है कि तुम सही जवाब के इंतजार में हो। चुप हो जाना नकली जवाब देने से बेहतर है। तुम समझोगे नहीं, और जिनको जवाब पता है उनको यह भी पता है कि इस बात को समझाया नहीं जा सकता। शाम को शहर के किसी वीरान कैफे में मिलकर किताबें बदलने का नियम बना देना चाहिए। लोग आएं, बैठें, किताबों के बहाने बातें बदलें। चाय के बाद चाय या कॉफी के बाद कॉफी, बिना यह सोचे कि मिलने की वजह क्या थी। कुछ देर को हम उस कैफे को अपना पर्सनल सोशल मीडिया बना लें, जहां पर उतने ही लोग हों जिनसे दोस्ती हो सकती हो। लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब जैसे शब्द कूड़ेदान में पड़े हों। जो सामने हो वही दुनिया हो जाए, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है ये बताने वाला कोई भी न हो। हमें कुछ देर के लिए अपना जैसा होने की आजादी हो, जैसी अकेले घर अकेले कमरे में होती है। हम एक एक चुस्की पर अपना सब कुछ भूलते जाएं। प्याला खाली होने तक हमारा नया जन्म हो चुका हो। सामने वाला अजनबी एक शीशा हो जाए जिसमें सब कुछ अलग होकर भी हमारे जैसा हो। अपने जैसा होना सांस लेने की पहली शर्त हो। अपने आप को बचा लेना इस दुनिया में बने रहने की दूसरी शर्त हो। शादी में साथ नहीं बल्कि एक फेरा हो जिसको हर साल बदला जा सके। अपने आप को केवल इसलिए बेहतर बनाते रहना मैंने शर्मा कि हम दुनिया के काम आ सकें, इस बात को माफ न किए जाने वाला अपराध घोषित कर देना चाहिए। अपने आप को ढूंढ पाना,
कॉलेज की उतनी ही जरूरी शर्त हो जितना कि एडमिशन से पहले नाम का होना। जो सबसे ज्यादा नंबर लाए उसको उतने ही सम्मान से देखा जाए जितना कि किसी फेल हुए को। मार्कशीट को ऐसे दिनों की तरह देखा जाए जैसे सुबह बुरे सपने भुला दिए जाते हैं। जीवन बनती हुई सड़क पर लगी होर्डिंग जैसा हो जिस पर गाढ़ी स्याही से लिखा हो वर्क इन प्रोग्रेस, बी केयरफुल। ड्रामा व्रामा। हर कॉलेज में कोई न कोई कल्चरल फेस्टिवल होता है। हमारे यहाँ कॉलेज में जो कल्चरल फेस्टिवल होता था उसमें कभी थिएटर नहीं होता था। मेरा दोस्तों का ग्रुप था और उसमें लगभग सारे ऐसे ही थे जो मेरे जैसे ही लूटे पिटे थे। सब अपने मोहल्ले, समाज और खानदान की नज़र में फेलियर। हमने सोचा कि यार कुछ किया जाए, वैसे भी कॉलेज लाइफ में ज्यादा कुछ हो नहीं रहा। तय तो हो गया कि हम लोग प्ले करेंगे, लेकिन पता नहीं था कि प्ले करेंगे कैसे। लाइफ की ज्यादातर चीजों के साथ भी ऐसा होता है कि पता नहीं होता शुरू कैसे करें, प्ले कैसे करते हैं, इसका कोई आइडिया नहीं था। हमारे साथ के एक दोस्त ने स्कूल में कुछ छोटी मोटी स्किट की हुई थी। उसको भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं पता था, क्योंकि स्कूल में तो सालों से चल रहे प्ले ही बार बार होते हैं। तो हुनर हम सपने बिना जाने कि ये होता कैसे है, प्ले करने का मन पक्का कर लिया। ये भी तय कर लिया कि हमारा पूरा ग्रुप उसमें एक्टिंग करेगा। सब एक्टर तैयार थे, लेकिन कहानी क्या होगी ये तो हमें कुछ पता ही नहीं था। हम स्टेज पर जाकर करेंगे क्या, स्टेज पर जाकर बोलेंगे क्या, कौन बताएगा कि हम ठीक कर भी रहे हैं कि नहीं। खोजबीन शुरू हुई कि कहानी ढूंढी जाए। उस समय तक मेरी रोज किताब पढ़ने की आदत हो ही चुकी थी। मैंने एक किताब पढ़ी थी, ज्ञान चतुर्वेदी जी की दंगे में मुर्गा। उसमें कई सारे निबंध थे। उनकी एक किताब में एक चैप्टर था प्रगति पर उतारू भारत, जिसमें दो लोग भारत को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं। मुझे लगा कि यार ये बात बड़ी सही है, इसी निबंध पर कुछ कहानी बना देते हैं। हमने उस निबंध को अपने हिसाब से अडॉप्ट किया। हमें तब तक ये पता भी नहीं था कि जब आप किसी की कोई कहानी या लिखे हुए पर कुछ बना रहे होते हैं तो इसकी अनुमति लेखक से या पब्लिशर से लेनी होती है। हम तो बस लग गए, रोज घंटों प्रैक्टिस करते। कोई प्रैक्टिस की ऐसी जगह नहीं थी। हम अपने फ्लोर के वॉशरूम में प्रैक्टिस किया करते। इस बीच कोई भी आ जाता तो वो भी टोंट वाले अंदाज में एक आध कमेंट करके निकल जाता। हमारे पूरे ग्रुप में केवल एक व्यक्ति ऐसा था जो पहले कभी स्टेज पर चढ़ा था। प्ले करने का दबाव जो था सो था। ज्यादा दबाव इस बात का था कि हम पहली बार स्टेज पर चढ़ेंगे। इतने लोग देख रहे होंगे। प्रैक्टिस करते हुए भी ऐसा कई बार होता कि कभी कोई लाइन भूल जाता, कभी कोई। तैयारी करते हुए ऐसा कई बार लगा कि इस तरह का बयाना लेकर कहीं लंबा तो नहीं फंस गए। ऐसे कुछ गलत हो जाए तो केवल क्लास के सामने बेइज्जती होती है, फेस्ट में तो पूरा कॉलेज सामने होगा। रोज प्रैक्टिस के बाद भी सुधार कई बार इतना धीरे होता है कि शुरू के कुछ दिन तो दिखता ही नहीं। जैसे जैसे प्ले का दिन करीब आ रहा था घबराहट बढ़ती जा रही थी। हाँ, लाइनें धीरे धीरे सबको याद हो गई थी। अब था कि एक्टिंग सही हो। करते कराते प्ले वाला दिन आया। हम स्टेज पर चढ़े, प्ले शुरू हुआ। ऑडिटोरियम में लोगों के आने से पहले हमारा पूरा ग्रुप एक बार 5 मिनट के लिए स्टेज पर गया। मुझे नहीं मालूम मेरे ग्रुप के बाकी लोगों को सामने क्या दिख रहा था, पर उस पल मुझे सामने खाली नहीं, भरा हुआ ऑडिटोरियम दिखा। मुझे लगा कि मेरे कान सुन्न हो गए हैं और मुझे केवल तालियों की आवाज सुनाई पड़ रही है। मुझे उस पल खाली ऑडिटोरियम के स्टेज पर चढ़ने में जो फील हुआ उसको मैं कभी शब्दों में नहीं लिख पाऊंगा। वो पहली बार इसीलिए खास था क्योंकि साथ घबराहट थी, थोड़ी खुशी भी थी कि हम अच्छा करें या खराब, कुछ देर बाद हम यहां होंगे। किसी की बात से मेरा ध्यान टूटा। हम सबने हाथ मिलाया। ऑडिटोरियम का पर्दा जब हटा तो सामने पूरा भरा हुआ हॉल था। प्ले शुरू हुआ। मैं घबराहट में एक दो लाइन भूला, पर चूंकि हमारे ग्रुप में सबको एक दूसरे की लाइनें याद थीं तो किसी और ने संभाल लिया। 2 से 3 मिनट बीतने तक हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम सही कर भी रहे हैं या नहीं। जो कर रहे हैं वो कैसा लग रहा है। प्ले का सीन बदला। अगला सीन शुरू हुआ और हमारे ग्रुप का सबसे अच्छा एक्टर मुक्तेश स्टेज पर आया। उसकी पहली ही लाइन पर थाली बज गई। जैसे ही वो पहली थाली बजी हम सभी ने राहत की सांस ली। उसके बाद फिर एक के बाद एक चीजें लोगों को पसंद आने लगी। प्ले खत्म होने पर खूब तालियां बजी। हम सब जब एक साथ स्टेज पर आकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऑडियंस को धन्यवाद देने के लिए झुके तो तालियां लगातार बज रही थीं। उस पल मुझे लगा कि हम जब प्ले करने आए थे और प्ले करके जब जा रहे हैं, हमारे अंदर कुछ बदल गया।
2 साल की इंजीनियरिंग की तैयारी की असफलता, फिर प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करने की शर्म, ये तो कुछ नहीं करेगा, आवारा निकलेगा का लगातार बजने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक, सब कुछ उस एक पल में मिट गया। उस दिन जब शाम को हम कॉलेज में टहल रहे थे तो जो हमें मिल रहा था वो प्ले के लिए कुछ न कुछ बोल रहा था। उस शाम से कॉलेज में हमारी पहचान बदल गई थी। कुछ देर के लिए ही सही, हम कुछ हो गए थे। हमारे ग्रुप को फर्स्ट प्राइज मिला। हम आखिरी बार फर्स्ट कब आए थे हमें याद नहीं था। इसके बाद अगले सालों में हमने कुल 4 प्ले किए। कुछ एक प्ले पूरी तरह से अपने आप लिखे। धीरे धीरे करते करते सीखा कि स्टेज को कवर कैसे करते हैं। ये भी सीखा कि जब ताली बज रही हो तो थोड़ा रुकना चाहिए, वरना शुरू में होता था कि जल्दी से अपने डायलॉग बोल दो बस। हर बार जब हम स्टेज पर प्ले करने के लिए जाने वाले होते तो हमारे ही ग्रुप के एक व्यक्ति अभिषेक वर्मा उर्फ पिंता बाबू को मैं मजाक में बोलता, पिंता बाबू मेरे हाथ कांप रहे हैं। वो हमेशा बोलते, चल बे कुछ नहीं होगा। जब वो कुछ नहीं होगा कह रहे होते तो खुद को भी समझा रहे होते। हम अपनी घबराहट को यूं मजाक में उड़ा दिया करते। पता नहीं ये बोलने से कुछ होता है या नहीं, लेकिन अब भी मैं जब कहीं बोलने जाता हूं तो मेरे मन में मैं दोहराता हूं, पिंता बाबू मेरे हाथ कांप रहे हैं। अपने आप एक अदृश्य आवाज मेरे कानों में आती है, चल बे कुछ नहीं होगा। यही आवाज एक दिन मंत्र में बदल जाती है। मंत्र केवल पुरानी किताबों में लिखे हुए मरे हुए शब्द नहीं है। हमें अपने अपने मंत्र खुद रचने होते हैं। कुछ शब्दों को हमें खुद दोहरा दोहरा के जिंदा करना पड़ता है। ये आवाज आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि तब थी। इस आवाज को मैंने अपना मंत्र बना लिया। कई बार जब आवाज बाहर से न सुनाई पड़े तो हमें अपनी आवाज खुद बनना होता है। कई बार समझने वाला और समझाने वाला एक हो जाता है। कल्चरल फेस्ट कॉलेज में एक बार होता था तो प्ले भी साल में एक बार होता। प्ले करने में मजा आया, लिखने में अच्छा लगा, लेकिन ये कोई करियर थोड़े है। ये बात तो खैर दूर दूर तक थी ही नहीं कि राइटिंग करना कोई करियर हो भी सकता है। कुछ दिन में प्ले की बातें बंद हो गईं। बंद नहीं हुआ तो ये सवाल कि आगे क्या होगा, आखिर करना क्या है। कॉलेज के 2 साल बीत चुके थे, 2 बाकी थे। अब कॉलेज की जनता आपस में बांटने लगी थी। कुछ लोगों को आगे और पढ़ाई करनी थी, MBA या MTech, और कुछ को नौकरी। जब कुछ नहीं समझ में आता कि क्या करना है तो हम नॉर्मली वो रास्ता लेते हैं जो ज्यादातर लोग ले रहे होते हैं। ज्यादातर लोग भी यही सोचते हैं, सब जा रहे हैं तो रास्ता सही होगा। ज्यादा लोगों के एक रास्ते पर चलने से रास्ता सही नहीं हो जाता। मैं उम्र के उस पड़ाव पर था जहां प्यार IIT जितना बड़ा सवाल हो चुका होता है। 2 साल मैं करूंगा क्या, इस दुनिया में मेरी जगह है क्या, इन सब सवालों के साथ मुझे अभी और वक्त बिताना था। चाहता था कि मैं कुछ ऐसा लिख जाऊं जो किसी के बुरे वक्त में काम आए। कोई 2 लाइन या कोई एक लंबा वाक्य या फिर कोई ऐसी कविता जिससे लोरी जैसी आवाज आए। थककर जब मैंने पन्ने फाड़ कर फेंक दिए, उस रात मुझे सपने में एक कॉपी दिखी जिसमें अनंत पन्ने थे। उन पन्नों को एक एक करके पलटता रहा कि शायद किसी पन्ने में जवाब लिखा हो। मुझे स्टेशन के बाहर टाट पट्टी पर बैठने वाले एक पंडित ने 5 रुपए लेकर ये बात बताई थी कि जब तक पूछोगे तब तक जवाब नहीं मिलेगा, जवाब अंदर झांकने से मिलते हैं। उसने 2 रुपए ये कहकर वापस कर दिए थे कि एक कॉपी खरीद लेना जिसमें अपने सपने लिखना। उसने जोर देकर कहा था कि लिखी हुई बातें और बोले हुए झूठ एक दिन सच हो जाते हैं। नींद टूटी गई, जवाब छूट गया और सपने वाली वो 2 रुपए की कॉपी को मैं बुरे वक्त में पलट लेता हूं। बुरे वक्त में बस पुराना बुरा वक्त काम आता है। ये उपन्यास आप सुन रहे हैं आपके अपने चैनल कहानी मिंट ऑडियो बुक पर, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो और आनंद लो ऐसी ही कहानियों का। अध्याय -2 भटकना भी ठीक है। एक बच्चे ने कॉपी का आखिरी पन्ना फाड़कर बनाया हवाई जहाज। दूसरे बच्चे ने हाथ से लिखा हवाई जहाज। दोनों ने एक दूसरे के हवाई जहाज को मिलाकर देखा। इतने में आकाश में जाते हुए हवाई जहाज के पीछे बहुत दूर तक भागते हुए उनके तीनों हवाई जहाज खो गए। बच्चे ने फिर से आखिरी पन्ना फाड़ा, फिर बनाया हवाई जहाज। दूसरे बच्चे ने उसमें एक डोर बनाकर बांध दी। खाली आसमान को देखते हुए पहला बच्चा बोला, कल फिर आएगा तब पकड़ लेंगे। तुम सिलाई मशीन से खूब सारा धागा ले आना, मेरे घर में तो सिलाई मशीन है ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई और तरीके से रोक लेंगे। हवाई जहाज रास्ता भूल गया है, उसे यहीं उतरना था। जब वो बच्चे पहली बार हवाई जहाज में बैठे तो सबसे पहले उन्होंने अपना घर खोजा।
उनको वही 2 बच्चे दिखे जिनका हवाई जहाज खो गया था। बचपन की यह सीख हम सबसे पहले भूल जाते हैं कि लोग छोड़कर नहीं जाते, बस रास्ता भटक जाते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज 4 क्रोएशिया 19 साल का हासिल, बस एक चीज रही। मुझे अपने बारे में यह पता चला कि मुझे लिखना और पढ़ना बहुत पसंद है। उस लिखने और पढ़ने का करना क्या है, यह मुझे अभी भी नहीं पता था। प्राइवेट कॉलेज से पढ़ने का नुकसान यह होता है कि एक इनसर्टेनिटी हमेशा आपके सिर पर खड़ी होती है। बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी थी कि आगे पढ़ना है तो वो तैयारी में जुट गए। जिनको कुछ समझ नहीं आता था वो नौकरी में घुस गए। नौकरी में जाना इतना आसान नहीं था। हमारे पूरे कॉलेज से मुश्किल से 3 या 4 लोगों का प्लेसमेंट हुआ था। हमें से ज्यादातर लोगों की नौकरियां नहीं लगी थी। लगभग पूरे बैच का प्लान यही था, या तो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव जाकर नौकरियां ढूंढेंगे या फिर बेंगलुरु जाकर नौकरियां ढूंढेंगे। जब कॉलेज खत्म होने में 3 या 4 दिन बचे थे तो मैं रोज ऐसे ही मजाक में अपने दोस्तों से पूछता था, जब घर पहुंचोगे तो चलो, पहले दिन तो थके हुए रहोगे, आराम करोगे। अगले दिन सुबह जब बाहर निकलोगे तो चाय के साथ अखबार पढ़ लोगे। इतने में कोई पड़ोस वाली आंटी अंकल आएंगे और पूछेंगे, और बेटा इस बार छुट्टियां कितने दिनों की हैं? तो उनको क्या जवाब दोगे? बात तो मैं मजाक में करता था, लेकिन हम सारे लोगों की सच्चाई यही थी। हम सारे लोगों को अपने ही घर जाने में पहली बार डर लग रहा था। मेरे फाइनल ईयर के आखिरी सेमेस्टर से ठीक पहले मैं बनारस गया। उस समय मेरे पिताजी की पोस्टिंग बनारस में थी। यूं तो हर साल मेरे नंबर बढ़ रहे थे, लेकिन मेरा इंजीनियरिंग से इंटरेस्ट उतना ही खत्म होता जा रहा था। मैं घर गया तो ये बताने के लिए गया था कि मैं अब शायद इंजीनियरिंग की पढ़ाई आगे नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर यह भी लगा कि जब 3.5 साल गुजार दिए हैं तो 6 महीने और करके ग्रेजुएशन तो कर ही लेते हैं। हालांकि नौकरी लगी नहीं थी, लेकिन बार बार मन में यही ख्याल आता था कि यार नौकरी हो नहीं पाएगी। मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की थी। वो बात अलग है कि अगर कोई मुझे एक लाइन का भी कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने को बोलता तो मैं वो भी नहीं बना पाता। ऐसे में आगे कुछ दिख नहीं रहा था, और जब कुछ नहीं दिख रहा होता तो हम वही करते हैं जो सबसे आसान रास्ता दिख रहा होता है, हम वो ले लेते हैं। मैं भी अपने बाकी दोस्तों की तरह नोएडा आ गया और नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। मुझको बहुत अच्छे से याद है, किसी कंपनी का वॉक इन इंटरव्यू प्रोसेस था। नोएडा सेक्टर 16 की उस रोड पर कम से कम 12 से 15 लड़के लड़कियां खड़े थे। जून की गर्मी थी, एक भी मिनट खड़े नहीं रहा जा रहा था। गर्मी तो फिर भी कोई झेल ले। ज्यादा बड़ा सवाल यह था कि मैं ये लड़ाई आखिर लड़ ही क्यों रहा हूं। शायद अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि हां, मुझे भी नौकरी मिल सकती है। मैं जिस नौकरी के लिए लड़ाई कर रहा था वो नौकरी मैं करना भी नहीं चाहता था, पर और कोई ऑप्शन न दिखने की वजह से मैं उस लड़ाई में खड़ा हुआ था। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो आप मत करिएगा। रिटेन पेपर में मैंने नकल की और पास हो गया। अब मैं उस बड़ी कंपनी के अगले राउंड में चला गया जहां पर मेरा इंटरव्यू होना था। अब मेरी समस्या और बड़ी हो गई। एक तो कुछ आता नहीं, उस पर इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 ईयर्स? मुझको मालूम है इस दुनिया का सबसे वाहियात सवाल यही है। इस सवाल के कई सारे नकली जवाब हैं। पता नहीं उस समय मेरे मन में क्या हुआ, मैं ब्लैंक हो गया। मैं चुप हो गया। ऐसा नहीं था कि मैं नर्वस था। एकदम से उस सवाल ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सही में मैं 5 साल अपने आप को यहां पर देखता हूं, या केवल इसलिए कि मेरे साथ के सब लोग नौकरी करना चाहते हैं, इसलिए मैं भी बस नौकरी ले लेना चाहता था। इस सवाल के बाद उन्होंने कुछ तकनीकी सवाल पूछे जो मुझे नहीं आते थे। वो दौर ऐसा था कि रोज हमें पता चलता था कि आज गुड़गांव में कोई वॉक इन इंटरव्यू है या फिर नोएडा में कोई वॉक इन इंटरव्यू है, बस हम चल देते। शाम तक आते आते हम जो सारे दोस्त जाते थे उनमें से कुछ की नौकरी लग चुकी होती थी, और हम फिर धूल झाड़कर अगले दिन के लिए तैयार खड़े हो जाते थे। फिर किसी कंपनी के बाहर फिर वही लाइन, फिर वही सवाल। उस दौरान मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2-3 बड़ी कंपनियों के इंटरव्यू दिए और मेरा कहीं नहीं हुआ। धीरे धीरे बैच के बहुत से लोगों की नौकरी लग चुकी थी। ऐसी ही एक सुबह पता चला कि गुड़गांव में कहीं पर एक ऐसी कंपनी है जहां पर वॉक इन हो रहा है। कुल 3 घंटे बाद जब मैं गुड़गांव पहुंचा तो पता चला कि यहां जो कंपनी है वहां पर सैलरी 6 या 7 हजार रुपए महीने की है। मेरी नजर में मेरी सेल्फ वर्थ इससे कहीं ज्यादा थी। मैं जब कभी वॉक इन के लिए ऐसे जाता था और
रिजेक्ट होकर आता था, तो मुझे चिंता इस बात की नहीं रहती थी कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, बल्कि मुझे सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होती थी अपने आप से। जब मुझे ये चाहिए ही नहीं तो मैं इतनी कोशिश क्यों कर रहा हूं? अगर गलती से मेरा किसी कंपनी में हो ही जाएगा तो मैं कौन सा वहां जाकर कुछ कर पाऊंगा? मैं कोशिश करके भी बहुत खराब सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता, यह बात मुझे साफ साफ पता थी। लॉजिक के हिसाब से सोचूं तो 2 साल की कोचिंग और 4 साल की इंजीनियरिंग कुल मिलाकर मेरे पिछले 6 साल जीरो पर आ रहे थे। पर मैं ये सोचता था कि 6 साल बर्बाद करके भी मुझे अगर रास्ता मिल जाए तो कम से कम लाइफ के पूरे बचे हुए साल तो बर्बाद नहीं होंगे। कई बार लॉजिकल सोचने से ज्यादा इलॉजिकल कुछ भी नहीं होता। मेरे साथ के कुछ एक लोग इंटरव्यू देने के लिए अंदर गए, लेकिन मैंने उस दिन तय किया कि मैं अब नौकरी नहीं ढूंढूंगा। कुछ भी कर लूंगा, लेकिन सॉफ्टवेयर की नौकरी नहीं करूंगा। जिस मिनट मैंने ये तय कर लिया कि सॉफ्टवेयर की नौकरी नहीं करूंगा, उस एक पल में दरवाजा तो केवल एक बंद हुआ, लेकिन संभावना के हजारों नए दरवाजे खुल गए। आपको कई बार यह ना पता हो कि आपको जाना कहाँ है, उससे ज्यादा जरूरी है कि आपको पता हो कि कहाँ नहीं जाना है। मुझे 6 साल खर्च करके 2 चीजें पता चली। पहली कि मुझे इस जिंदगी में कभी सॉफ्टवेयर की नौकरी नहीं करनी है। दूसरी कि मुझे लिखना और पढ़ना पसंद है। सब कुछ खोकर भी सब कुछ नहीं खोता। लिखना और पढ़ना कोई करियर चॉइस तो होती नहीं थी। उन बेचैनी के दिनों में कहीं मैंने पढ़ा था कि यू आर ऑलवेज वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ। इस लाइन को पढ़ने के बाद मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि यार, बात तो सच है। हम सबको पता है कि एक डिसीजन सब कुछ बदल सकता है। ये बात जानते हुए भी हम वो फैसला इतनी आसानी से ले नहीं पाते। एक बार ठहर कर ये जरूर सोचना चाहिए कि जो आगे का रास्ता बंद दिख रहा है, क्या हमें वहां जाना भी था? अगर जाना था तो दीवार पर मेहनत का हथौड़ा मारते रहो। एक दिन वो रास्ता खुल जाएगा, और अगर नहीं तो वो रास्ता खोजो जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रास्ते लोगों की तरह हमारे इंतजार करते हैं। लिखने पढ़ने की दुनिया में आने से पहले तमाम कंफ्यूजन थे। एक चीज मैं आपको पूरे विश्वास से ये बता सकता हूं कि लगता नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत प्यारी चीज है। दुनिया इन 2 लोगों से दोस्ती करने को बार बार कहेगी, 1 सक्सेस, 2 परफेक्शन। मगर असल में दोस्ती करनी है इन 3 लोगों से, 1 कंफ्यूजन, 2 फेलियर, 3 अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ। अध्याय -3 कंफ्यूज होना भी ठीक है। मैं बचपन में डाकिया होना चाहता था, क्योंकि डाकिया अपने झोले में डालकर ये खबर लेकर आता था कि मैं यहाँ ठीक से हूं। उम्मीद करता हूं कि वहां भी सब ठीक होगा, जो खराब खबर को कम करके और अच्छी खबर को बढ़ा चढ़ाकर बताता था। अपने 6 साल इंजीनियरिंग पर लगभग बर्बाद करने के बाद मेरा कंफ्यूजन स्वाभाविक था। कई बार लगता है ना कि 6 साल दे दिए हैं तो यार 1-2 साल और देख लेते हैं। उस दौरान बहुत सारे मोटिवेशनल कोट हवा में तैर रहे होते थे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती से लेकर वह पथ, क्या पथिक कुशलता, क्या जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, वो नाविक की धैर्य कुशलता, क्या जो धाराएं प्रतिकूल न हो। ये सब पंक्तियां हैं, बहुत लोगों को इनसे हिम्मत मिली होगी। कई बार अच्छी से अच्छी चीज आपके लिए अच्छी नहीं होती। हम जिस रास्ते को छोड़ने ही वाले होते हैं, तभी कोई न कोई ऐसा मिल जाता है जो बता देता है कि अरे बस थोड़ा और रह गया। अब सोचिए कि कंफ्यूजन आखिर होता क्यों है। कंफ्यूजन उनको होता है जिनके पास कम से कम 2 ऑप्शन होते हैं। जैसे महाभारत की लड़ाई से पहले, जब दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार खड़ी थीं। तब अर्जुन ने कहा, मैं नहीं लड़ूंगा। वो कंफ्यूज हो गया कि लड़ाई करें या ना करें। अर्जुन के पास ऑप्शन था, वो नहीं भी लड़ सकता था। इतना बड़ा योद्धा तो वो था ही कि वो नहीं चाहता तो उस पर किसी का जोर नहीं चलता। अब एक मिनट के लिए सोचकर देखिए कि अगर अर्जुन को कंफ्यूजन न हुआ होता तो हमें गीता नहीं मिलती। मेरे सामने भी ऐसा ही कंफ्यूजन था कि मैं इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई को सिरे से खारिज करके किसी और चीज में अपने आप को लगा दूं या नौकरी ढूंढता रहूं। कुछ भी हो, मेरे पास 2 ऑप्शन थे। कंफ्यूजन इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि आपके पास कम से कम 2 ऑप्शन हैं। आप कुछ देर के लिए उनका सोचिए जिनके पास केवल एक ऑप्शन होता है। मैंने तय किया कि मैं एमबीए की तैयारी करूंगा और मैं अपने किसी भी इंजीनियरिंग के दोस्त के टच में नहीं रहूंगा। एमबीए की तैयारी करना मैंने बहुत देर में शुरू किया था। अगस्त में ज्वाइन किया और नवंबर में पेपर था। नॉर्मली जिन लोगों का एमबीए में सिलेक्शन होता है वो लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे होते हैं। मैंने बहुत लेट शुरू किया था, इसलिए
वह साल भी पूरी तरीके से जीरो होकर मेरे सामने खड़ा था। अब इंजीनियरिंग किए हुए साल से ज्यादा हो चुका था। मैं 1 साल से ज्यादा खाली बैठ चुका था। पूरे 1 साल एक भी सिलेक्शन न होने का दुख सिर पर ऐसे मंडरा रहा था जैसे मधुमक्खी का कोई छत्ता आकर सर पर नाच रहा हो। फिर कंफ्यूजन हुआ कि आगे 1 साल और तैयारी करूं या ना करूं। अब तक ये बात समझ में आ चुकी थी कि इंजीनियरिंग में लौटने का कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने फिर 1 साल तैयारी करने का तय किया। साथ ही मैं बीच बीच में अलग अलग नौकरियों के लिए अप्लाई करता। जिन दिनों मैं नौकरी नहीं कर रहा था उन दिनों मुझे एक पॉलिसी बेचने वाली लड़की बुधवार को ठीक शाम के 4 बजे कॉल करती। मैं सुबह से अपने सैकड़ों रिज्यूमे भेजकर नौकरी ढूंढते हुए थक चुका होता। 2 से 3 हफ्तों में हमारी दोस्ती हो गई। वो मुझे विश्वास दिलाती कि एक दिन तुम्हारी लाखों रुपए की नौकरी लग जाएगी, फिर तुम सबसे पहली पॉलिसी मुझसे कराना। बुधवार आने पर उसको डर लगता कि आधा हफ्ता बीत गया, उसका हफ्ते का टारगेट फिर पूरा नहीं होगा। मेरी नौकरी लगने के तुरंत बाद मैंने उसको कॉल किया कि वो टेंशन न ले, मैं एक बार में उसका महीने भर का टारगेट पूरा करवा दूंगा। उसने बताया कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। मुझे अपनी नौकरी से पहली नफरत ठीक उसी समय हो गई थी। पिछले बुधवार कई साल बाद उसका फोन किसी नए नंबर से आया। इस बार वो 2 कमरे का घर बेच रही थी। उसने मुझे घर खरीदने के 1,000 फायदे गिनाए। मुझे उस दिन 2 कमरे के घर में रहने वाले हर उस आदमी पर दया आई जो घर खरीद कर ये समझता है कि उसने सुकून खरीद लिया है। हर तीसरे कॉल में मुझे कोई न कोई कुछ न कुछ बेच रहा होता है। मैं सुबह अखबार खोलने के बाद से दिन भर कुछ न कुछ खरीदने का सोच रहा होता हूँ। मुझे अक्सर वो दिन याद आता है जब मैं नौकरी नहीं करता था और दिन में एक बार भी सिवाय किताबों के कुछ और खरीदने का नहीं सोचता था। इन खाली दिनों के दौरान मैंने खूब किताबें पढ़ी, कुछ तुकबंदी करके कविताएं भी लिखने लगा था। ये पता नहीं था सही है भी या नहीं है, पर जब समय मिलता कुछ न कुछ लिखता रहता, बिना सोचे कि जो लिख रहा हूं कुछ काम का है भी या नहीं। इस दौरान हमारे लखनऊ वाले घर के नीचे रहने वाले एक भैया मिले। उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी। जब मैं नौकरी अप्लाई किया करता था तो मुझे हर उस नौकरी में इंटरेस्ट आता था जहां पर एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन हो, इंजीनियरिंग नहीं। मुझे यह भी पता था कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कॉपीराइटिंग का काम होता है, जहां पर शायद मेरा लिखने वाला अदब का टैलेंट काम आ जाए। मोहल्ले वाले भैया से ऐसे ही टाइम पास लिखने के लिए काम मांगा। उन्होंने कहा कि एक स्कूल का एंथम सॉन्ग लिखना है, 2 से 3 दिन का टाइम है, लिख सकते हो क्या? उनको अगले 1 घंटे में एंथम लिखकर दे दिया। भैया पढ़कर बड़ी देर तक सोचते रहे, फिर अंदर जाकर अपना पर्स लेकर आए और 1,000 रुपए देते हुए बोले, जो लिखे हो ये उसकी सही कीमत से बहुत कम है, लेकिन 1,000 रुपए इसलिए रखो ताकि तुम्हें ये विश्वास आए कि तुम लिखकर कमा सकते हो। वही 1,000 रुपए इंजीनियरिंग के बाद की पहली कमाई थी। वो 100 रुपए के 10 नोट मम्मी ने अलमारी में आज भी संभाल कर रखे हुए हैं। मम्मी दिवाली में उसकी भी पूजा करती हैं। इसके बाद बहुत से ऐड लिखे, एक आध टीवी पर भी आए, लेकिन फिर भैया से कभी पैसे नहीं लिए। पहली बार अपने लिखे हुए का जब वीडियो बना हुआ देखा तो उसकी खुशी बहुत ज्यादा हुई, लेकिन फिर कंफ्यूजन हुआ कि क्या कॉपीराइटिंग करके काम चल पाएगा। एमबीए कर लूं तो भी तो कॉपीराइटिंग कर सकता हूं। एमबीए कर लूंगा तो सैलरी भी अच्छी हो जाएगी। एक बार सैलरी अच्छी हो जाएगी तो फिर आराम से लिखने का काम कर पाऊंगा। इसके बाद से मैंने अपने जिंदगी में एक थंब रूल बना लिया कि जब भी मुझे कंफ्यूजन होता है कि कोई काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं हमेशा वो काम कर लेता हूं। काम करके मजा ना आए तो वो काम छोड़ भी देता हूं, लेकिन बिना अनुभव लिए किसी भी काम के लिए मना नहीं करता। हाँ, किसी चीज का बिल्कुल ही मन नहीं है तो बात अलग है। मैं फिर एमबीए की तैयारी में लग गया और एमबीए करने पहुंच गया SIBM पुणे। हर वो चीज जो बाहर से बहुत फैंसी लग रही होती है, उसकी सफाई तभी पता चलती है जब वो ठीक हमारे हाथ में होती है। एमबीए में तो न सोने का न जगने का कुछ भी टाइम ही नहीं मिलता था। बचपन में वो कहावत सुनी थी, आसमान से गिरा और अटका खजूर में आके। मेरी जिंदगी भी कुछ वैसे ही हो गई थी। वो बात अलग है कि अच्छी जगह से एमबीए करने पर नौकरी मिलने की चिंता नहीं होती, लेकिन अब कहानी मेरी है तो सब कुछ इतना आसान थोड़ी ना होगा। 2009 में जिस साल मेरा प्लेसमेंट होना था, उस साल पूरी दुनिया का मार्केट घुस चुका था। अब कहानी में ड्रामा न हो तो मजा भी तो नहीं आता। बातें इतनी धीमी की जाएं जैसे कि पत्तियां बरसात का गीत दोहराती हैं। उम्र को जोड़ा ना जाए बल्कि घड़ाया जाए।
रफ रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर काटे गए नामों के साथ, पूरी न हो पाने वाली कहानी के साथ। हर घर में बना हो एक ऐसा कोना जहां बैठकर आदमी रो सके, मुस्कुराहट हमारा पहचान पत्र हो और उदासी हमारा सीक्रेट पासवर्ड। किताबों में लिखी बातें सच हों और अखबार की जगह रोज सुबह एक सादा कागज घर पर आ जाए जिसमें हम बीते हुए दिन का हाल लिखें। ये दुनिया वैसी न हो जैसी होनी चाहिए, बल्कि वैसी हो जो किसी दूसरी दुनिया का स्वर्ग लगे। अध्याय 4, फेल फेल फेल। हाई स्कूल में लेखकों की जीवनियां और रचनाएं उड़ाते समय एक अलग किस्म की कौफ्त से गुजरते हुए सोचता था कि इम्तिहान में अगर मैं देश का शिक्षा मंत्री होता या अगर मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री होता, टाइप निबंध आया तो यही लिखूंगा कि इस तरह के सवाल कोर्स से हटवा दूंगा। सर्वोच्च पदों पर एक बच्चे जैसे मन के लिए न दुनिया तब तैयार थी ना। अब अगर बच्चों को अपना चुनने की आजादी दी जाए तो हर बच्चा सफलता की घिसी पिटी परिभाषा को डस्टबिन में फेंक कर अपना गलत सही चुनते चुनते एक दिन सफलता की एक नई परिभाषा गढ़ेगा, जिस परिभाषा में शायद यह भी हो कि अपने तरीके से असफल होना भी सफलता है। नए का काम केवल पुराने को ध्वस्त करना ही नहीं, नई परिभाषाएं गढ़ना भी है। फेलियर ऐसा टॉपिक है जिस पर दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई हैं, जिसके बारे में दुनिया के हर इंसान के पास कोई न कोई ज्ञान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर इंसान फेल होता ही है। फेल होने से ज्यादा बड़ा होता है फेल होने का डर। अपने एमबीए के फाइनल ईयर तक मैं टोटल समय जो बर्बाद कर लिया था वो था 4 साल की इंजीनियरिंग, 2 साल की तैयारी, फिर इंजीनियरिंग के बाद 2 साल की तैयारी और एमबीए 2 क्रोएशिया 19 साल। कॉलेज के प्लेसमेंट पर मेरे 10 साल स्टेक पर लगे हुए थे। 27 से 28 साल तक अगर मैं बिना नौकरी के रह गया तो क्या जवाब दूंगा, करूंगा क्या? इतना सब करने के बाद जब प्लेसमेंट होने का टाइम आया तो पता चला कि पूरी दुनिया के मार्केट क्रैश कर चुके थे। साल 2008-9 नौकरियां थोक के भाव से जा रही थीं। सब प्राइम क्राइसिस की वजह से पूरे अमेरिका का मार्केट क्रैश कर चुका था। इसका सीधा असर इंडियन मार्केट पर भी पड़ा, यहां की नौकरियों पर भी पड़ा। मेरे क्लास 12 TH के बाद से 10 साल बीत चुके थे और अभी भी मैं दुनिया की नजर में फेलियर था। 10 साल लंबा समय होता है ये जानने के लिए कि आप किसी दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं या नहीं। जिस कॉलेज में प्लेसमेंट की कोई दिक्कत ही नहीं होती थी, वहां पर माहौल ये बना हुआ था कि बस किसी तरीके से प्लेसमेंट हो पाएगा। दिसंबर 8 तारीख के आसपास हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए सिटी बैंक आया। सिटी बैंक 2 दिन पहले ही दिवालिया घोषित हुआ था। एमबीए में भी जाकर मुझे जो एक चीज समझ में आई कि मुझे बैंकिंग में और फाइनेंस में नहीं जाना था। मैं मार्केटिंग की कंपनी का वेट कर रहा था। 16 दिसंबर का दिन था और एक टेलीकॉम कंपनी हमारे कॉलेज में आई। जब कॉलेज में ग्रुप डिस्कशन होता तो मैं ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाता था क्योंकि मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है। पढ़ तो मैं फिर भी लेता हूं, लेकिन बोलने वाली अंग्रेजी में दिक्कत होती है। जिस तरह के कॉलेज में था वहां पर तो अंग्रेजी में सोचने वाले लोग भी नहीं थे, बोलने की तो बात दूर की है। इस कंपनी से पहले मैं अभी तक एक भी ग्रुप डिस्कशन क्लियर नहीं कर पाया था। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरा ग्रुप डिस्कशन क्लियर हो गया। मैं जब इंटरव्यू के लिए पहुंचा तो उस कमरे में करीब 8 से 10 लोग इंटरव्यू लेने वाले थे। जैसे आपने फिल्म मुन्ना भाई MBBS में क्लास देखी होगी, वैसे ही क्लास में मुझे टीचर की सीट पर बैठना था और सामने 8 से 10 लोग बैठे हुए थे। सबसे पहले मेरा रिज्यूमे उस कंपनी के HR हेड ने उठाया और उनको वही चीज दिखी जिसका मुझे डर था। उन्होंने कहा, आपके तो 12 TH के बाद 2 साल का गैप है, इंजीनियरिंग के बाद भी 2 साल का गैप है। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे अपने मन में रिजेक्ट कर चुके हैं। इन 4 सालों में मैंने जो किया था वो अभी दुनिया के किसी काम का नहीं था। यही गैप वाले 4 साल कैसे मेरी जिंदगी के सबसे जरूरी 4 साल थे। उन्होंने मेरा रिज्यूमे अपने हाथ में लेकर हवा में हिलाया और पूछा, मिस्टर दुबे, क्या किया है आपने आज तक? मुझको ये चीज मालूम थी कि यह सवाल कभी न कभी आएगा। इस बात के कई सारे जवाब हो सकते थे जो इंटरव्यूअर कई बार सुनना भी चाहते हैं। पता नहीं मेरे अंदर कहां से हिम्मत आई। मैंने कहा, सर, कुछ नहीं किया है। मेरे इस जवाब से सबकी भवें तन गईं। मैंने कुछ सेकंड का पॉज लिया और कहा, और जो किया है वो इस रिज्यूमे में नहीं है। अब कहानी अटक चुकी थी। वो जानना चाहते थे मैंने क्या किया है। बताइए क्या किया आपने? मैंने जवाब देने से पहले 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की और उस 1 सेकंड में मेरी अभी तक की पूरी लाइफ घूम गई। मैंने कहा,
सर, मैंने जिस हिंदी मीडियम स्कूल से 12 टीच किया है, वहां मेरी क्लास में कुल 92 बच्चे थे। पूरे बैच में हम 2 लोग थे जो इंजीनियरिंग कर पाए। जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ा, वहां के लगभग 350 लोगों में से मैं इकलौता हूं जो इतने बड़े कॉलेज से एमबीए कर रहा हूं। बस अभी इतना ही कर पाया हूं। मैंने ये बोल तो दिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सही जवाब था। इसके बाद उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। उन्होंने कहा, आप जा सकते हैं। कुल मिलाकर इंटरव्यू 2 मिनट चला होगा। अभी बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए बाकरी थे, इसलिए जो रिजल्ट आना था वो सभी के इंटरव्यू के बाद आना था। मैंने 1-1.5 घंटे इंतजार किया, फिर मैं अपने कमरे पर चला आया। रात के करीब 10 बजे प्लेसमेंट टीम का कॉल आया। उन्होंने बुलाया और बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मुझको कुछ देर तक यकीन नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। मुझे इसलिए भी यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि अभी प्लेसमेंट शुरू ही हुआ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक ही इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्या सही में मेरी पहली नौकरी लग गई थी? मेरा सिलेक्शन एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी के मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम के लिए हुआ था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसको अगर आम भाषा में समझें तो ऐसे समझ लीजिए कि इस प्रोग्राम के तहत आपके करियर में नए पंख लग सकते थे। आपके सामने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सफल होने की संभावना बहुत बढ़ चुकी थी। जिस नौकरी के मिलने पर मैं इतना खुश हो रहा था, क्या वो मेरे लिए सही थी? अक्सर खरूशी न पहचाने जाने वाली शक्ल में छिप कर आती है। जब लग रहा होता है कि वो आ गई, तभी अचानक से वो गायब हो जाती है। कई बार खुशी जैसी लगती हुई चीज आती है और हमें लगता है कि हमें सवालों के जवाब मिल गए। नौकरी के बाद क्या हुआ, वो कहानी कुछ देर बाद बताता हूं। पहले मैं आपको राजू का किस्सा बताता हूं। मैं अभी तक जितने भी लोगों से मिला हूं, उसमें से जिन कुछ लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है, उनमें से एक राजू है, जिससे मैं यूं ही रैंडमली मिला था। कीप कॉम एंड डिस्कवर योर राजू। सुबह अगर जल्दी फ्लाइट लेनी हो तो मुझे रात भर नींद नहीं आती। चंडीगढ़ की फ्लाइट दिल्ली से कनेक्टिंग थी। इस चक्कर में दिन 5 बजे ही शुरू हो चुका था। थापर यूनिवर्सिटी पटियाला जाने के लिए जब दिन में 3 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट उतरा तो अच्छा खास थक चुका था। पटियाला से टैक्सी लेने आई हुई थी। ड्राइवर का नाम था राजू। राजू के चेहरे की झुर्री और सफेद बालों की चमक से वो 42 से 43 साल का लग रहा था। राजू से बातचीत शुरू हुई। पता नहीं कहां से गाने पर बातचीत आई। राजू ने बताया कि वो रफी साहब का बहुत बड़ा फैन है, उनके सारे गाने गा लेता है। उसने बताया कि उसने गाना सीखा है अपने गुरु से। गुरुजी भी रफी के बहुत बड़े फैन थे और उन्होंने अपनी मंडली में एक बंदे को केवल इसलिए रखा हुआ था क्योंकि वो कभी मुंबई में रफी साहब से मिलकर आया हुआ था। मैंने राजू से कहा, यार कुछ सुनाओ। राजू ने पूछा, क्या सुनेंगे सर? गाना, गजल या कव्वाली? आप जो बोलो वो सुना देंगे। राजू ने राजल जैसे ही खत्म की। मैंने पूछा, यार कभी इंडियन आइडल में ट्राई नहीं किया? राजू बोला, किया था सर। मुंबई वाले सेकंड राउंड में नाम भी आ गया था। इस पर मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? सर जी, 2008 की बात है। 4 तारीख को जाना था और 1 तारीख को बीवी की डेथ हो गई। उसके बाद सर 2 साल में डिप्रेशन में चला गया। उन 2 साल का कुछ याद नहीं। इसके बाद राजू ने 1 मिनट का पॉज लिया और बोला, शी वॉज एन इंग्लिश टीचर सर। 2012 में दूसरी शादी करा दीजिए मेरी। मैंने पूछा, उसके बाद इंडियन आइडल में ट्राई नहीं किया? तब राजू ने बताया, सर मैं 80 बोर्न हूं। इंडियन आइडल में एज लिमिट 18 से 28 साल होती है। 2008 में मेरे 28 साल पूरे हो गए थे। लेकिन सर कोई टेंशन नहीं है, जगराते गाता हूं। नवदुर्गे में 9 में से 7 दिन बुक रहता हूं। अकेले दम पर रात भर गा सकता हूं। अकेले पूरा जगराता संभाल लेता हूं। मैंने पूछा, कभी मुंबई आने का मन नहीं किया? इस पर राजू ने बताया, जी म्यूजिक के कोई साहब आए थे, अपना नंबर दे के गए हैं, लेकिन सर थोड़ा देख के जाना पड़ेगा मुंबई। पहले वाली तो टीचर थी, दूसरी शादी वाली बीवी मेरी आमदनी पर डिपेंडेंट है जी, तो उसका कुछ देख लूं। टाइम कितना भी लग जाए सर जी, मुंबई कभी न कभी तो बुलाएगा ही, और न भी बुलाए। सर जी, तो क्या हुआ? अपन को जो काम पसंद है वो मौज से कर तो रहे हैं। राजू जैसे लोगों से मिलो तो दिन और जिंदगी दोनों की थकावट दूर हो जाती है। मुझे उम्मीद है राजू को कभी न कभी अपना 2008 का छूटा हुआ मौका दोबारा मिले जाएगा। मौका न भी मिले तो राजू जैसे लोग आज नहीं तो कल मौके बना ही लेंगे।
मुझे कभी कभी कॉफ्ट होती है इस बात से कि अपने आसपास की मिडिल क्लास मेंटालिटी से, जहां हम अपने बच्चों को एक दो इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस क्लियर न होने पर जिंदगी भर के लिए हारा हुआ मान लेते हैं। एज अ सोसाइटी हमारी बस एक ही जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के साथ साथ अपने अंदर के राजू को हारने न दें। जैसे आनंद कभी मरते नहीं, वैसे ही राजू कभी हारते नहीं। कीप काम और बी लाइक राजू। डिस्कवर योर राजू। कुछ लोगों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है, सोफे में दबी चाबियां, अखबार की तह में छुपे हुए दिन। कुछ लोग सोमवार को लॉगिन करते ही हफ्ते भर के लिए खो जाते हैं। पाश नाम के कवि ने झूठ लिखा था, असल में सपनों के मरने से ज्यादा खतरनाक है खुश दिखने का नाटक करते हुए जीते चले जाना। मेरे मोहल्ले के लड़के ने एक दिन चुपचाप MS एक्सेल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मोहल्ले में उसके मरने की कोई बात नहीं करता, सबको लगता है कि वो मरा ही नहीं। मिलता है तो शीशा उससे आंखें चुराता है। वो बार बार मुंह धोता है, लेकिन इस जन्म से पिंड नहीं छूटता। बहुत अच्छा लड़का था, उसने अभी प्रेम पत्र लिखना भी नहीं सीखा था। सीखा तो उसने मरना भी नहीं था। अखबार में कोई खबर नहीं है। दुनिया की किसी भी सरकार ने उसको मारने की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस को शक है कि उसके घर में ही उसका कातिल है। उसके जन्मदिन पर कुल 3 लोग रोते हैं, 2 लड़कियां और एक वो खुद। बाकी सब लोग पार्टी मांगते हैं। गुमशुदा होने की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, पर हर घर में रोज कोई न कोई धीरे धीरे गायब हो रहा है। बाकी सब ठीक है। ये उपन्यास आप सुन रहे हैं आपके अपने चैनल कहानी मिंट ऑडियो बुक पर, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो और आनंद लो ऐसी ही कहानियों का। अध्याय 5, चेंज योर माइंड, पाथ एंड एवरीथिंग। कल काम से लौटते हुए जेब से आसमान गिर गया। कुछ फुटकर तारे छिटक कर जमीन पर फैल गए। तारों की शक्ल जानी पहचानी थी। तारे गुमशुदा सपने थे जो रोज सामने होते हुए भी टिमटिमाकर बूझते जा रहे थे। तारे बीनने का समय नहीं था। ट्रैफिक बहुत था, लेट हो रहा था। गाड़ी अटकी हुई थी, लेकिन रुके हुए होने में एक हड़बड़ी थी। मैं सोच रहा था कि इतने दिन हो गए, ये ट्रैफिक खुलता क्यों नहीं। सामने दिखती हरी बत्ती रेगिस्तान में दिखते पानी जैसी थी। लाल बत्तियां अक्सर दूर से हरी दिखती हैं। हमें सही में जहां होना था वहां के लिए रास्ता बदलना आसान नहीं था। कॉलेज से ताजा ताजा ISO सर्टिफाइड होकर निकले थे। साल था 2009। एक अच्छी नौकरी थी, अच्छी सैलरी थी। ऑन पेपर फाइनली अब जाकर मेरी लाइफ सेट होने की दिशा में थी। जब नौकरी मिली थी तो खुशी इतनी ज्यादा थी कि यह कभी सोचा ही नहीं कि जो नौकरी मिली है उसमें दिन भर करना क्या होता है। जैसा कि मैं आसपास देखता हूं, नॉर्थ इंडिया में फैशन भी है कि बहुत सारे लोग UPSC की तैयारी करते हैं। हर किसी को बड़ा अधिकारी होना है, देश बदलना है। इसमें कोई शक नहीं कि देश को सही में अच्छे अधिकारी बदल सकते हैं। वो आम हिंदुस्तानी के जीवन में जो सीधा इम्पैक्ट ला सकते हैं, जो शायद प्राइवेट नौकरियों में संभव नहीं है। नॉर्मली जो UPSC की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको एक कहानी नाम बदलकर सुनाई जाती है। एक बार सुकरात के पास एक आदमी पहुंचा और उसने पूछा कि सफलता कैसे मिलती है। सुकरात उसको नदी के पास लेकर गया और एक झटके से उसको पानी में डुबोने की कोशिश करने लगा। सुकरात ने उसका पूरा मुंह पानी में डुबो दिया। उसका शरीर छटपटाने लगा कि अब तो वो मर ही जाएगा। तब जाकर सुकरात ने उसको बाहर निकाला और उससे पूछा कि जब अंदर थे तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज लग रही थी। उस आदमी ने कहा कि बस किसी तरह सांस आ जाए। सुकरात ने कहा कि बस जितनी जोर से तुमको सांस चाहिए थी, किसी चीज को जब उतना ही चाहो तब जाकर सफलता मिलती है। ये कहानी मैंने भी सुनी थी, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे कहानी पर कोई भरोसा नहीं था। बाद में मैंने पढ़कर जाना कि सुकरात उन चंद समझदार लोगों में से था जो आज तक इस धरती पर पैदा हुए हैं। सुकरात ऐसी बात नहीं कर सकता था। असल में इस कहानी को सुनकर आप ज्यादा डिप्रेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अक्सर जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे होते हैं वो हमारे अंदर से नहीं आता, बल्कि वो आसपास के सब लोगों से आता है। आप अपने सपनों को सही से खंगाल कर देखें तो पाएंगे कि हमें कई बार वही चाहिए होता है जो हमारे आसपास के ज्यादातर लोग चाहते हैं। सबको सपनों का घर लेना है तो हमें भी लेना है। सबको नौकरी बदलनी है तो हमें भी बदलनी है। सबको नौकरी में विदेश जाना है तो हमें भी जाना है। फलाने भैया या दीदी ने UPSC क्लियर कर लिया था, उनकी लाइफ क्या मस्त है, तो हमारी भी हो जाएगी। उन अंकल के बेटे ने वैसा किया था, इसलिए ये हमारे लिए सही होगा। हमारे ज्यादातर सपने उधार के हैं।
सपने देखते हुए हमें पता ही नहीं चलता कि असल में हमारा सपना था क्या। हम अक्सर अपने समय के हिसाब से ट्रेंड करते हुए सपने देखते हैं। पहले उधार के सपने देखते हैं, फिर उस गलत सपने को अपनाने की कोशिश इंस्पायरिंग सी लगती हुई कहानियों से करते हैं। हमें इसीलिए कोई भी चीज इतनी शिद्दत से चाहिए ही नहीं होती। अगर कोई चीज हमें सही में मन से चाहिए तो उसके लिए किसी सुकरात के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। किसी मोटिवेशनल किताब को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मोटिवेशन बहुत बड़ा फ्रॉड है। हम एक्सेप्शन को सच मानकर अपने आप को झोंक देते हैं और इसीलिए और परेशान होते रहते हैं। मैंने एक बार एक अपनी जान पहचान के आईएएस से पूछा था कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करते। मुझे लगा था वो बोलेंगे कैसे नहीं होता। मैंने जी जान से तैयारी की थी। नहीं होता तो मैं मर जाता, बर्बाद हो जाता। उनके जवाब ने मुझे हैरान किया। वो बोले, अगर मेरा नहीं होता तो कुछ भी ऐसा करता जिससे लोगों के लिए काम कर पाता। शायद एनजीओ खोल लेता। जब जरूरत से ज्यादा मोटिवेटेड लोगों को मैं देखता हूं तो घबरा जाता हूं। यूपीएससी इस देश के लिए इतना बड़ा सपना है। अगर हम सही में एक आईएएस, आईपीएस, आईआरएस की एक दिन की जिंदगी को देख लें कि वो कितनी कठिन है, तो बहुत सारे लोग तैयारी ही न करें। एक और चीज दिखती है, कई लोग बताते हैं कि वो अपने माँ बाप का सपना पूरा कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि इससे ज्यादा बड़ी फ्रॉड बात कुछ नहीं हो सकती कि कोई किसी और का सपना पूरा करे, चाहे वो अपने ही माँ बाप ही क्यों न हो। अगर हम सड़क पर जाते हुए यह देखें कि कोई बच्चा घसीट घसीट 50 क्रोएशियाई कूने किलो का स्कूल बैग लेकर जा रहा है, हम शायद कोशिश करेंगे कि उस बैग का वजन कम कर दें। सपनों का बोझ स्कूल के भारी बैग से कहीं ज्यादा होता है। सपनों का बोझ शरीर पर नहीं, मन पर होता है। हमारे समाज को ये अब समझने की जरूरत है कि उधार के सपनों ने हमारा सबसे ज्यादा नुकसान किया है। अगर आप अपना भी सपना पूरा करेंगे तो माँ बाप खुश ही होंगे। जब 2009 में मैंने अपनी एमबीए के बाद वाली नौकरी शुरू की तो सबसे पहले पोस्टिंग कानपुर में हुई। मेरी नौकरी सेल्स वाली थी। कॉलेज में थे तो सोचते थे कि भाई सेल्स करेंगे, बिल्कुल मचा के रख देंगे। पहले दिन जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि जो मेरे इमीडिएट बॉस थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है। मेरा पहले महीने का जो सेल्स का टारगेट था वो था 1 करोड़ रुपए का। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि टारगेट कैसे होगा। अब प्रेशर इसलिए डबल हो गया क्योंकि अगले दिन से टारगेट के लिए बॉस के बॉस का फोन आने लगा। हम तो सोच कर गए थे कि 9 बेलारूसी रूबलों से 5 की नौकरी होती है। मेरा काम सुबह 9 बजे से पहले शुरू हो जाता था, लेकिन रात में कभी 9 बजते तो कभी 10 बजते। चूंकि मैं टेलीकॉम की सेल्स में था तो दिन भर में एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी दुकान जाना पड़ता था। कानपुर में जितना बड़ा एरिया मेरे अंडर आता था उसमें दिन भर में कम से कम 150 से 200 फोन कॉल मुझे उठाने पड़ते थे। शुरू एक क्रोएशिया कुना महीने नौकरी करने के बाद मुझे लगा कि भाई मैंने अपने आप को किस चीज में फैसला लिया है। ये जो एमबीए किया उसके बाद ये काम करना होगा। सुबह से शाम तक अपने लिए 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता था। मुझे ये समझ में आया कि ये जो एमबीए करने का सपना बेचा जा रहा है इस देश में, ये कितना बड़ा झूठ है। सेल्स की नौकरी मेरे बेसिक नेचर के साथ मैच नहीं करती थी, पर अब 1 महीने में नौकरी छोड़ तो नहीं सकते थे। जब एमबीए की कोचिंग करने जाओ तो वहां पर एक सीढ़ी बनी रहती है जहां पर एक सपना बेचा जा रहा होता है कि कैसे आप 10 से 12 साल में किसी कंपनी के सीईओ बन जाएंगे। जो भी एमबीए की तैयारी कर रहा होता है उसको यही लगता है कि वो तो कंपनी का सीईओ हो ही जाएगा, जबकि यह सब इतना आसान नहीं है और न ही किसी कंपनी को हेड करने में इतना कम समय लगता है। मैंने भी एमबीए इस वजह से थोड़ी ना किया था कि मुझे पसंद था। मुझे तो बस यह पता था कि मुझे सॉफ्टवेयर की नौकरी नहीं करनी है। सेल्स की नौकरी का हर एक दिन मैं बड़ी मुश्किल से काटा। वो बात अलग है कि अब मैं जब उन दिनों को याद करता हूं तो बहुत हंसी और मजाक के साथ याद करता हूं। पुराना सब कुछ समय ऑटो करेक्ट कर देता है, उस पर एक ऐसा फिल्टर लगा देता है कि सब ठीक लगने लगता है। जब 1 महीना बीता और मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे पास नौकरी छोड़ने का ऑप्शन था नहीं, तो मैंने ये सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि इस टारगेट को पूरा किया जाए। हमारी कंपनी में पुराने लोग काम करते थे जो एंट्री लेवल पर काम करते थे। उनमें जो सबसे पुराना व्यक्ति था उसको पकड़ के मैं उसके साथ बैठा और उसकी ईमानदारी से बताया कि मुझसे नहीं हो रहा है। मुझे बताओ कैसे करना है, आप मुझे सिखाओ, आप मेरे गुरु बन जाओ। जैसे ही मैंने अपने आप को सरेंडर किया, उस व्यक्ति ने अपनी बाइक पर बैठाकर पूरा कानपुर सेल्स के नजरिए से समझाया। छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देना सिखाया।
उनसे सीखकर मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं एक छोटे से उदाहरण से अपनी बात समझाता हूँ। पहले मुझे टारगेट मिलता था 1 करोड़, 1 करोड़। अपने नीचे जो लोग काम कर रहे होते थे, मैं उनमें भी वो बाउंड देता था। जैसे मुझ पर प्रेशर बनाया जाता था, वैसे ही मैं अपने नीचे वालों पर भी प्रेशर बनाता था कि रोज इतना हो जाना चाहिए। रोज शाम को जब टारगेट पूरा नहीं होता था, तो जैसे मुझे डांटा जाता था, वैसे ही मैं अपने नीचे वालों को भी डांटता था। मुझे वही तरीका सही लगता था कि डांटो तो टारगेट हो जाता है। जब मैंने नया तरीका अपनाया, तो उसमें एक बहुत छोटी सी चीज बदली। सुबह जब हम दिन भर के लिए निकल रहे होते थे, तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ पास वाली दुकान पर चाय, बिस्किट, समोसा जो भी खाना हो खाते थे। मैं सबसे अलग अलग टारगेट न पूछकर उनको अपना टारगेट बताता था और कहता था कि पूरी टीम में हम सबको मिलकर ये करना है। आप अपना टारगेट चुन लो। ऐसा करने से कुछ दिन टारगेट पूरा होता था और कुछ दिन नहीं भी होता था, लेकिन एक टीम की तरह अब हम पहले से बहुत बेहतर कर रहे थे। कभी किसी एक की तबीयत खराब होती तो दूसरा कोई संभालने की कोशिश करता। मुझे नौकरी करने की सबसे अच्छी ट्रिक एमबीए के किसी प्रोफेसर ने नहीं, बल्कि टीम के एक जूनियर व्यक्ति ने सिखाई। बावजूद इसके कि टीम अच्छा कर रही थी, मेरी परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी। सुबह से शाम तक अब भी मैं उतना ही बिजी रहता था। संडे को जब थोड़ा बहुत समय मिलता, तो बार बार मुझे ये ख्याल आता कि यार मैं कर क्या रहा हूं अपनी लाइफ के साथ। ऐसे ही साल दर साल टारगेट पूरा करूंगा, प्रमोशन होगा, बहुत अच्छा करूंगा, तो कुछ सालों में शायद सेल्स हेड हो जाऊंगा। लेकिन क्या सही में मैं ये सब सालों साल कर पाऊंगा? क्या मेरी दिशा तय हो गई है? इस समय कोई पुराना दोस्त पूछ देता कि और आजकल क्या लिख रहे हो, तो मेरा मन खराब हो जाता है। दुनिया की नजरों में मैं अब सफल था, पर अपनी नजरों में हमारी खुद की नजर कभी पीछा नहीं छोड़ती। मेरे ही लेवल पर टीम में कुछ और लोग भी थे। चूंकि मैं कॉलेज से सीधे आया था, इसलिए उन सब में मेरी उम्र सबसे कम थी। ये सारे लोग मुझसे 5 से 10 साल उम्र में बड़े थे। हम अक्सर शाम को मिलकर या दिन में जब मौका लगता, मिलकर एक दूसरे के टारगेट का दुखड़ा रोते थे। सेल्स की नौकरी में हमेशा यही होता है कि आपको टारगेट वो ही दिया जाता है जो आप कर सकते हैं, बल्कि आपको टारगेट हमेशा उससे ज्यादा दिया जाता है, ताकि बॉस के दिमाग में जो टारगेट है उससे ज्यादा हो सके। ऐसे ही एक दिन जब हम सारे लोग साथ बैठे थे, उस दिन का टारगेट न होने पर मुझे बहुत डांट पड़ी थी। परेशान तो मैं ऐसे भी रहता था, लेकिन उसे दिन कुछ ज्यादा ही उदास था। मैं उस महीने के टारगेट बहुत पीछे चल रहा था। उन्हीं में से मेरे एक दोस्त ने पूछा, आज क्या तारीख है? मैंने कहा, क्या मतलब? उसने दोबारा पूछा, बताओ ना क्या तारीख है? मैंने कहा, 25 तारीख है। तो उसने कहा, बस 5 दिन बाद सैलरी आ जाएगी। हम लोगों को गाली सुनने के लिए ही तो सैलरी मिलती है, या प्रेशर झेलने के लिए? वो समझाने लगा कि भाई जब डांट पड़ती है तो सोच लेता हूँ, बस सैलरी आने में इतने ही दिन तो हैं। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि महीने के शुरू में ही मुझे बहुत डांट पड़ी। हम शाम को मिले तो मैंने उससे कहा, भाई अभी तो 25 दिन बाद सैलरी आएगी, कैसे झेलूं? उसने कहा, भाई जब महीने के शुरू में डांट पड़े तो सोच लो, अभी 5 दिन पहले ही तो सैलरी आई थी। उस पूरे सेल्स के समय में इस लाइफ हैक ने मेरी मदद तो की, पर मैं मुझे सोचने पर भी मजबूर किया कि क्या मेरी लाइफ केवल सैलरी का इंतजार है? बस यही था, इतने के लिए ही मैं ऐसी लाइफ जी रहा था जहां पर मेरे पास अपने लिए समय ही नहीं था। जब आदमी एमबीए ज्वाइन करता है और इंटरव्यू में उससे पूछा जाता है कि आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वो कहता है कि मैं कंपनी की स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। किसी भी एंट्री लेवल एमबीए के लिए स्ट्रेटेजी आखिरी चीज है जो आपसे एक्सपेक्टेड है, और ये केवल एमबीए की नौकरियों के लिए सच नहीं है। इस दुनिया की लगभग सारी नौकरियों के लिए भी सच है कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपसे यह उम्मीद नहीं की जाती है कि आप वहां पर आकर पॉलिसी बनाएंगे। पॉलिसी पहले से बनी हुई है, नियम कानून पहले से तय हैं। आपसे उम्मीद ये की जाती है कि जो गाइडलाइंस हैं, आप उसको कैसे बेहतर से बेहतर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने लगभग साल भर सेल्स की नौकरी की और मैं उस एक साल में एग्जॉस्ट हो चुका था। इस समय हमारी कंपनी में एक मार्केटिंग की ओपनिंग आई। मैंने अप्लाई किया, मेरा उसमें चयन हो गया। जब मार्केटिंग में आया तो पता ये चला कि भाई यहां तो लाखों लोगों के डेटा पर काम करना है। मुझे कुछ एक नए सॉफ्टवेयर सीखने पड़े, फिर जीरो से शुरू करना पड़ा। सेल्स में तो दिन भर बाहर घूमना था, डांट खानी थी और डांटना था। मार्केटिंग में दिन भर एक सीट पर बैठना था और लाखों करोड़ों नंबर्स के साथ अपना माथा खपाना था। आसमान से गिरा
और फिर से खजूर में अटका वाली बात हो गई थी। मैं फिर से फैसा और फिर वही तरीका अपनाया जो अपने से पहले के लोगों से मैंने सीखा था। मेरा वैल्यू सिस्टम यही है कि मैं जो भी काम करूं अच्छे से करूं। मैंने काम अच्छे से सीखा। बहुत डीप डाउन हम सभी लोग ये सोचते हैं कि जहां से भी पैसे आ रहे हैं उसके प्रति ईमानदार रहें, और ऐसा ही होना भी चाहिए, क्योंकि नौकरी में भले ही मेरा मन न लग रहा हो, पर वहां मैं एक ऐसी चीज सीख रहा था जो बाद में काम आने वाली थी। वो स्किल था धैर्य रखना। जिस चीज के लिए इतने साल दिए थे, क्या बाद में फिर से अपना रास्ता बदलना सही होता? इसका जवाब है सही होता या नहीं होता। ये तो तब नहीं पता चलता जब आप रास्ता चलता शुरू करते हैं। हम रास्ता भटक गए हैं ये जानने के लिए भी कुछ दूर चलना पड़ता है। अध्याय 6, अ नॉट सो परफेक्ट लव स्टोरी। तुम्हारे घर के कभी न पूरे होने वाले 150 काम और मेरे घर के आधे बचे हुए 100 काम। कुल 250 शब्द के रिश्ते में जो 2 लोग छुप सकते थे, अब 250 कामों में खोए हुए हैं। तुमसे बात होते ही इतनी शिकायतें याद आने लगती हैं उस शहर से जिसने सब कुछ देकर बहुत कुछ छीन लिया। उम्मीद भी कैसी कि एक दिन लौट के जाएंगे हम घर की उस छत पर जिसे जितना भी समेट लें, हर बार आसमान और पहाड़ वाली सीनरी जैसी नई हो जाती है। बात होते मेरा भूल ही जाना कि हमारी शादी एक दूसरे से नहीं हुई। अपनी शादियों को भी ऐसे याद करना जैसे 250 में से एक काम हो। बड़ी बड़ी शिकायतों के बीच एक छोटी सी बात हर बार रह जाती है कि मिले हुए बहुत दिन हो गए, जल्दी मिलते हैं। बढ़िया ही हुआ हमारी शादी नहीं हुई। इतनी करीब से तुमसे बस लड़ा जा सकता है और बचे हुए समय में शिकायतें इकट्ठा की जा सकती हैं। सामने वाली छत पर पतंग गिर जाए इस उम्मीद में धरती के सारे कागजों को शर्म से अपना रंग बदलकर अलग अलग रंग की पतंग बन जाना चाहिए। कुल एक पतंग और एक पतंगे की जिंदगी से भी छोटा जीवन था। कभी फुर्सत हो तब मिलने आना। दुनिया एक जादू है। ये पहली बार तब समझ में आता है जब पहला प्यार होता है, एक लड़के और लड़की के रिश्ते से रहस्यमयी। जादू ही कुछ भी नहीं होता। ठीक इस पल में दुनिया के किसी कोने में कोई बच्चा पहली बार धूप को छूकर जीवन के चमत्कार को महसूस कर रहा होगा। ठीक इस पल दुनिया के किसी कोने में कोई 2 लोग एक दूसरे को पहली बार इंसान नहीं बल्कि नदी मानकर एक दूसरे में उतरने से पहले घबरा रहे होंगे। ठीक इस पल कहीं सूरज डूब रहा होगा और शाम जाते जाते एक उदास परत से रात को छुपाने की कोशिश कर रही होगी। ठीक इस पल लाखों साल पुरानी पड़ चुकी इस दुनिया को कोई 2 लोग प्यार में पड़कर नया कर रहे होंगे। ठीक इस पल कितना कुछ हो रहा होगा। जब हम प्यार में होते हैं या प्यार की बात में होते हैं, तब हम पहली बार अपने आप को सवाल किए बिना बदलने का सोचते हैं। हम अपने जीवन की चाबी दूसरे के हाथ में सौंपते हैं। वो जो कुछ भी हमने अपने लिए बनाया था वो दूसरे को देने से पहले सोचते नहीं। ये जो देने का भाव है यही हमें इंसान बनता है। अगर आप हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को देखिए तो वो हमें इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि हम नौकरी कर पाएं। अब तो इंजीनियरिंग कॉलेज में लोग प्लेसमेंट वाले ऑफिसर को बताने भी लगे हैं कि हमारे पास जो रिसोर्स है, जो स्टूडेंट है, वो इंडस्ट्री रेडी है। सारी पढ़ाई आपको इस बात के लिए तैयार करती है कि आपको एक बॉक्स में बांटा जा सके। इन सब के बीच में जब हमें जिंदगी में तय रास्तों पर चलने की आदत हो जाती है, तब प्यार वो पहली बात है जो हमें विद्रोह करना सिखाता है। प्यार हमारे बने बनाए रास्तों को ध्वस्त कर देता है। हम अपने दिमाग को तो बचपन से ट्रेन करते हैं, पर प्यार के लिए कभी अपने आप को ट्रेन नहीं करते हैं। हमारा बाकी सिस्टम हमें इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि हम हर चीज परफेक्टली कैसे करें, 10/10। लेकिन जब प्यार आता है तो हमारी हर परफेक्ट फोटो को तोड़ देता है। प्यार का काम ही तोड़ने का है। प्यार में तोड़ना क्या है? जो हमारी धारणाएं हैं, जो हमारे फंडे हैं, जो हमारे मन की परत पर धूल इकट्ठा है, उसको तोड़ दे। अगर प्यार आपको नया नहीं कर रहा तो वो जो कुछ भी हो प्यार नहीं है। दिक्कत यहीं से शुरू होती है। हमारे पास अब हर चीज का टेम्पलेट है। अगर प्यार करना है तो कैसे घुटने टेक कर प्रपोज करना है, जैसे कि किसी फलाना फिल्म में किसी ने किसी को किया था। अगर शादी तय हो गई तो प्री वेडिंग शूट करना है तो कैसे करना है। कैसे प्यार के हर मोमेंट को परफेक्ट बनाना है। हमारी परफेक्ट की परिभाषा इतनी घिसी पिटी है कि उसको टूट ही जाना चाहिए। इसीलिए प्यार में हर साल उतने लोग असफल होते हैं जितना कि दुनिया भर के इम्तिहानों में लोग नहीं होते होंगे। हम अपने प्रेमी के साथ कहीं गए थे, कैसे फोटो खिंचवानी है, क्या करना है। हर एक चीज की इतनी रील्स और इतनी जानकारी है कि हम ये ढूंढ ही नहीं पाते कि हमारा तरीका क्या था। धीरे धीरे रील की नकल की रील बनाना ही हमारा परफेक्ट होता जाता है।
आपको एक कॉलेज का किस्सा सुनाता हूँ। चूंकि मैंने प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किया तो हमेशा एक कोशिश ये रहती थी कि कुछ एक दो इवेंट में पार्टिसिपेट कर लिया जाए और एक दो सर्टिफिकेट ले लिए जाएं जो रिज्यूमे में लिखने के काम आए। उस समय पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक फेस्ट हुआ। करीब 30 कॉलेज से बच्चे वहां अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट करने गए। मैंने इसलिए भी पार्टिसिपेट किया कि चलो और कुछ नहीं तो एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वहां पर एक पर्सनालिटी टेस्ट हुआ। उस पर्सनालिटी टेस्ट में बहुत सारे सवाल थे। इस टाइप के कई सवाल जैसे कि एक, अगर आपको किसी आइलैंड पर एक लड़की के साथ अकेले छोड़ दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो आप एक बस स्टॉप पर अपनी कार में अपने दोस्त के साथ हैं। बस स्टॉप पर एक बूढ़ी औरत है और ऐश्वर्या राय है। शहर दूर है, बहुत जोर से बारिश हो रही है, कार में केवल 2 लोग ही जा सकते हैं। आप क्या करेंगे? इस सवाल का पॉलिटिकली करेक्ट जवाब तो ये था कि मैं अपने दोस्त को बोलूंगा कि मैं बूढ़ी दादी को लेकर जा रहा हूं, वो ऐश्वर्या राय के साथ बस स्टैंड पर अगली बस का वेट करे। जिन्होंने भी ये जवाब लिखा था वो लोग शॉर्टलिस्ट नहीं हुए थे। आप भी जवाब देते तो अपने दोस्त को बोलते, भाई ऐसा है कि तू कहां परेशान होगा, तू दादी को लेकर चल, मैं ऐश्वर्या जी के साथ बस स्टैंड पर हूं, यहां बस स्टैंड पर मच्छर भी हैं, तू कहां परेशान होगा। रिटेन टेस्ट में 30 कॉलेज 10 क्रोएशियाई कुने लोग शॉर्टलिस्ट हुए। 10 में से 9 लोग पंतनगर के ही थे। बाहर के कॉलेज से बस मैं शॉर्टलिस्ट हुआ। अगले राउंड में स्टेज पर बुलाकर सवाल पूछे जाने थे। मुझसे पूछा गया कि मान लीजिए आप एक टिपिकल साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली से हैं और आप अपनी शादी की बात करने के लिए अपनी क्रिश्चियन गर्लफ्रेंड को लेकर घर आए हैं। आपकी क्रिश्चियन गर्लफ्रेंड को देखकर आपकी मां नाराज होकर कमरे से बाहर चली जाती हैं। अब आप अपने पापा को क्या बोलेंगे? बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो आज भी नहीं बदली। मैंने इसका जवाब जोश में आकर दिया, पापा जी देखिए ऐसा है, जो हिंदू धर्म है न बहुत ही इंक्लूसिव है और वो क्रिश्चियन हुई तो क्या हुआ, आखिर वो एक इंसान है। मैंने हिंदू धर्म की अच्छाई पर 3 मिनट तक भाषण दे दिया। ताली बज गई, लेकिन फर्स्ट प्राइज नहीं मिला। जिस लड़के को उस दिन फर्स्ट प्राइज मिला उसका जवाब मैं आपको बता देता हूं, शायद आपके काम आ जाए। उस लड़के ने कहा कि पापा जी मम्मी नाराज होकर कमरे से चली गई हैं, चलिए पहले हम उनको मना कर ले आते हैं, शादी की बात बाद में कर लेंगे। मैं धर्म में अटका रह गया और उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अपनी मां की नाराजगी का नहीं सोचा। हम बड़े बड़े सवालों के जवाब बड़े बड़े सोचते हैं, जबकि ज्यादातर चीजों के जवाब बहुत आसान हैं और कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि हम आसान होकर सोचें। हमारे चले गए रास्ते भी यही बताते हैं कि हम अपने आप के बारे में आसान होकर सोचें। हम अपने आप को इतना महान न बना लें कि भ्रम हो जाए कि ये दुनिया हमारे ही होने की वजह से है। हम सबकी जब लाइफ परफेक्ट नहीं है तो लव स्टोरी भी नहीं होगी। बस यही बात अपने आप को बार बार याद दिलानी पड़ती है। प्यार से लेकर दोस्ती का कोई भी रिश्ता इसीलिए थोड़े चलता है कि हमने अच्छा और बुरा समय साथ काटा है। अगर आप ध्यान से देखें तो रिश्ते जगत से चलते हैं। हम सोच लेते हैं कि हमें चलाने हैं इसलिए चलते हैं, वरना हर चीज से इंसान थक जाता है। हमें प्यार पाने के बाद भी मेहनत करनी है, ये बात हम सीख ही नहीं पाते। हमारी फिल्में वहीं खत्म हो जाती हैं जहां हीरो हीरोइन से मिलता है। असल में कहानी वहां से शुरू होती है जहां से कहानी का दी एंड होता है। प्यार समय के साथ बने बनाए फॉर्मेट को तोड़ता रहता है। इसीलिए साल में केवल एक बार मिलकर भी आप प्यार में हो सकते हैं और किसी के साथ रोज दिन रात रहकर भी प्यार के लिए तरसते रह सकते हैं। प्यार को भी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जैसे लेना चाहिए। ये नहीं कि पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए तो ये मान लिया कि अब प्यार कभी होगा ही नहीं। प्यार केवल एक बार होता है, जैसी बातें फिल्मों में भी अब अच्छी नहीं लगती। प्यार तब होता है जब हम मुखौटे उतार के रख देते हैं। हम इतना आसान हो पाते हैं जैसे सांस लेना। जिस पहले आदमी ने कहा होगा कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, उसने प्यार का सबसे बड़ा नुकसान किया। प्यार में चांद तारे तोड़ने जैसे इम्पॉसिबल और वाहियात वादे करने से ज्यादा बड़ा झूठ क्या होगा। इन सारी चीजों ने ऐसा माहौल बना दिया कि हर इंसान प्रश्न में है कि प्यार में कुछ करना ही है। मेरी एक दोस्त से मैंने पूछा कि तुम्हारे हिसाब से प्यार क्या है। उसने कहा प्यार आदत है। एक और दोस्त से पूछा कि तुम्हारे हिसाब से क्या की है। उसने की मतलब भरोसा। अगर कभी कोई सर्वे हो और दुनिया भर के लोगों से पूछा जाए कि प्यार क्या है तो उन सबकी परिभाषा अलग होगी।
बात यह है कि हम किसी और की परिभाषा में न फंस जाएं। इसीलिए हमारी प्यार की कहानी अक्सर परफेक्ट नहीं होती। एक दोस्त ने यह भी कहा था, प्यार इंतजार है। मुझसे अब कोई पूछे तो मैं बोलूंगा कि प्यार फैंटेसी है। प्यार जैसा नहीं होता वैसा ही हमें चाहिए होता है। रियल लाइफ का प्यार इतना क्लीशे हो चुका है कि अब प्यार शायद केवल किताबों में मिल सकता। प्यार ऐसा होना चाहिए कि जिसको हम एक राज की तरह रख सकें और कभी बताएं भी तो कोई विश्वास न करे। हो सकता है मेरी यह परिभाषा कल को बदल जाए। हो सकता है कि आप इस परिभाषा को अपना बना लें। प्यार में ये तोड़फोड़, बेचैनी जरूरी है। और क्या पता प्यार आसमान, जमीन और पानी जैसा आसान होता हो। तुम, प्यार और परिभाषा वगैरह वगैरह एल। तुम उस दिन पूछ रही थी ना कि तुम सुंदर हो कि नहीं। तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो जब टिप्सी होती हो और ऐसे बातें करती हो जैसे कोई बकवास करता है। जब तुम अपने अंदर के दुख अपनी उंगलियों में उठाकर मेरे हाथ में दे देती हो। तुम सुंदर लगती हो जब तुम बचपन में लगे चोट के निशान एक एक करके दिखाती हो। तुम सुंदर लगती हो जब तुम सुबह अपनी नींद तोड़कर छोड़ने के लिए नीचे आती हो। तुम सुंदर लगती हो। तुम सुंदर लगती हो जब तुम उन किताबों की बात करती हो जिनको पढ़कर तुमको रोना आया था। मैं सोचता हूं कि क्या हमारे जाने के बाद कभी कोई लड़का और लड़की अपनी बुक शेल्फ में हमारी किताब साथ रखकर मीर में से। तुम सुंदर लगती हो जब तुम दुनिया से अकेले दो दो हाथ करने को तैयार रहती हो। तुम सुंदर लगती हो जब तुम अंतरंग क्षणों में भूल जाती हो कि हम दुनिया के किस कोने में खड़े होकर एक दूसरे के दुख को बहने का रास्ता दे रहे हैं। तुम सुंदर लगती हो क्योंकि तुम्हें यह पूछने की जरूरत नहीं कि तुम सुंदर हो या नहीं। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो भूल जाता हूं कि प्यार जैसा कोई शब्द है, समय जैसी कोई चीज है और दुनिया में कोई मरता भी है। प्यार ख्याल है शायद, प्यार के बारे में सबसे सही शब्द शायद है, क्योंकि पहले इंसान से लेकर इस दुनिया के आखिरी इंसान तक इसकी कोई भी परिभाषा पूरी नहीं पड़ेगी। हम अपने अपने हिस्से का अंदाजा लगाकर चले जाएंगे। ऐसे ही एक दिन फ्लाइट में एक लविंग कपल को देखकर आए हुए कुछ फुटकर ख्याल। कुछ देर में किसी शहर में लैंड करने वाला हूं। वहां मुस्कुराकर लोगों से मिलूंगा और कोई पुराना गाना मेरी प्लेलिस्ट में बजने लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लाइट को क्लियरेंस नहीं मिलता और बहुत देर तक जहाज हवा में तैरता रहता है। मैं सोचता हूं उस लड़के का जो तुम्हारा इंतजार अब भी एयरपोर्ट पर कर रहा है। मुझे हवा में उड़ती एक लड़की भी बादल से झांकती हुई दिखती है जो फ्लाइट लेट होने से परेशान है। मुझे याद आ रही है वो फ्लाइट जो हम अभी ले नहीं पाए हैं। अक्सर भूल जाता हूं सपने में रास्ते, और जब नींद खुलती है तो झटके से लगता है कि सपने वाला रास्ता ही सही था। बस भटके ही तो थे, खोए थोड़े थे। सपने टूटने से ज्यादा सच्चाई के अधूरेपन के दुख का स्वाद अब मौसम के बदलाव के जैसे चिपक गया है। मन का हाल इस साल के मौसम जैसा है, बरसात रुक ही नहीं रही। हम चाहकर भी समय को पकड़ नहीं पाते। तस्वीरें फ्रीज होकर अपने पकड़े जाने वाले पल से पहले और बाद की कहानी में बदल जाती हैं। कहानी वो जो केवल तब घटती है जब हम साथ होते हैं। जब हम साथ नहीं होते तो जीवन कविता जैसा कुछ हो जाता है, कभी तुकांत तो कभी अतुकांत। मुझे मालूम है समय के पार न जा पाना इंसान की आखिरी हद का इशारा है, पर कभी कभी लगता है कि सपना नहीं टूटता तो शायद भटकते भटकते हम समय की दीवार को उन दो प्रेमियों के लिए तोड़ देते जो इस दुनिया में मिल नहीं पाए। उनको बना देते चिड़िया, किसी बचपन की कहानी में पढ़े नकली वाले मंत्र को पढ़कर, और फूंक देते एक दूसरे के कान में थोड़ी सी जान। एक बार उड़ते जहां तक एक सांस में उड़ा जा सकता है और छोड़ देते फिर अपने आप को पतंग और कटे हुए मांझे जैसे। हम तैर रहे होते और एक दूसरे को आंखों में भरकर बंद कर देते इस दुनिया में लौटने के सारे खिड़की दरवाजे। हम वो हो जाते वो जो हमें पता भी नहीं कि क्या है, और वो हो तभी पाते हैं जब साथ होते हैं। प्यार शायद वो ख्याल है जिसका ख्याल ना आना ज्यादा याद आता है। एक लड़की ने मुझसे कहा था, तुम कविता लिखने से पहले बिस्तर को सलीके से लगाना सीख लेना, इसमें एक भी सलवट न हो। दुनिया का हर मामूली काम कविता होने की संभावना है। मैं रोज सुबह उठकर बिस्तर सही करते हुए कविता जीता हूं। कविता जीना कविता लिखने से बहुत बड़ी घटना है। हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सैकड़ों कॉन्टैक्ट होते हैं, पर आप सबसे जरूरी कॉन्टैक्ट की एक लिस्ट बनाइए तो उसमें शायद 10 से भी कम लोग आएंगे। कुछ लोग लिस्ट में होते हैं, कुछ लोग लिस्ट होते हैं। वो जो लिस्ट होते हैं वही हमारी दुनिया बनाते हैं। ऐसे ही नॉट सो परफेक्ट दोस्त को न भेजी गई चिट्ठी।
हम अक्सर जो चिट्ठियां दूसरों के लिए लिख रहे होते हैं। मेरी एक दोस्त कहती थी कि लिखी हुई बातें सच हो जाती हैं। मैं तब से झूठ लिखने लगा। वो दुनिया लिखने लगा जैसी थी ही नहीं, जैसी थी नहीं, पर जैसी होनी चाहिए थी वो लिखने लगा। ये चिट्ठियां प्यार के लिए भले न लिखी गई हों, पर मैं सोचता हूं कि प्यार को अगर मुझे झाड़ पोंछ कर नया करना होता तो शायद ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करता। मुझे मालूम है कि बहुत शोर में भी मैं सबसे धीमी आवाज में पुकारूंगा तो तुम सुन लोगी। लोगों के जाने का दुख नहीं होता, दुख उस आवाज के खोने का होता है। मेला इतना बड़ा है जहां रोज थोड़ा थोड़ा खोना हमारी नियति है। मैं एक नई दुनिया में बस किताबी कहानियों के साथ, बिखरे हुए कागजों के साथ जिनसे फूल सी खुशबू आती हो। मैं चाहता हूं तुम अपनी वो दुनिया ढूंढ लो। इमोशनल होने के अपने नुकसान हैं, अपने फायदे हैं। इमोशनल होने में एक जिद बची रहती है कि जैसी ये दुनिया है उससे हमारा काम नहीं चल पाएगा। इसलिए एक नई काल्पनिक दुनिया का सोचना ही उस दुनिया की तरफ बढ़ा पहला कदम होता है। तुम अपनी असली काल्पनिक दुनिया जल्द से जल्द पा जाओ। वही दुनिया जिसका ख्याल तुमको पहली फुर्सत में सबसे पहले आता है। हम जितनी देर सफर में होते हैं, मंजिल तक पहुंचने की जल्दी बढ़ती जाती है। जैसे बच्चे कहीं के लिए चलते ही पूछने लगते हैं कब आएगा। यही सवाल मेरा भी है। तुम अब थककर सुस्ताकर कब बैठोगी? मुझे नहीं देनी तुम्हें हिम्मत। मैं नहीं देना चाहता दाद की वहां तुम लड़ो, पर मेरे ऐसे सोचने से क्या, न तुम्हारी लड़ाइयां बंद होंगी न मेरा समझाना। तुम नहीं समझोगी फिर भी, तुम फिर गलतियां करोगी फिर भी, तुम नहीं थकोगी फिर भी। तुम कभी लौटी तो मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लेकर खड़ा रहूंगा। सवाल ये ताने नहीं। बहुत धूप से घर आने पर पहला गिलास पानी जितना ही मेरा साथ है और वो हमेशा बना रहे। तुम मेरे लिए वही पानी हो। कभी पानी वानी पर मुलाकात होती है। हम ताउम्र अपने पहले चुंबन से मुक्त नहीं हो पाते। उसका स्वाद बना रहता है, जो कि कई बार और गाढ़ा होकर जबान से चिपक जाता है। हर आखिरी चुंबन में पहले चुंबन का स्वाद रखा होता है। तुम्हें खूबसूरत लगने का पूरा अधिकार है। एक अफवाह पता नहीं किसने फैलाई है कि खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है। वो देखने वाली पहली आंख खुद की होती है। मिस्टर एंड मिस परफेक्ट के नाम चिट्ठी जो होते भी नहीं, मिले भी नहीं। जिंदगी में हम सब किसी ऐसे इंसान की तलाश करते हैं जो दरवाजा खोल दे, रात के सबसे मुश्किल वक्त में हमारा हाथ थामे रहे, हमारी उलझी हुई आधी अधूरी बातों को बिना सवाल किए सुन ले, रसोई में जाकर चाय बना दे और उन दिनों में भी थोड़ी उम्मीद दे दे जब हम खुद अपने अंदर रोशनी नहीं ढूंढ पाते। ये चाहत गलत नहीं है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम यह पूरा बोझ एक ही इंसान पर रख देते हैं, जैसे दुनिया में वही अकेला है जो हमारे भीतर की सारी खाली जगहें भर देगा। असलियत यह है कि कोई भी इतना पूरा नहीं होता, न हम न कोई और। हर इंसान अपनी कमियों और थकानों के साथ जी रहा है। फिर भी हम किसी एक आदमी को पकड़कर उसमें दोस्त भी ढूंढ लेते हैं, प्रेमी भी, घर भी, सहारा भी, और कभी कभी रास्ता भी। और जब वो इंसान एक रोल अच्छे से निभा लेता है और दूसरे में लड़खड़ा जाता है, तो हम समझ नहीं पाते कि ये उसकी गलती है या हमारी उम्मीदों का बोझ। सबसे अजीब बात यह है कि हम अक्सर सही इंसान से मिलते तो हैं, लेकिन गलत वक्त पर। कभी हम तैयार नहीं होते, कभी सामने वाला। हम सुबह कुछ और चाहते हैं, दोपहर में कुछ और बन जाते हैं, और शाम तक ये भी भूल जाते हैं कि सुबह क्या महसूस किया था। जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि हम सही व्यक्ति को गलत वक्त पर पहचानते हैं, और यह बात हम तब समझते हैं जब वह वक्त निकल चुका होता है। हर गलत वक्त दरअसल आने वाले सही वक्त की हल्की सी आहट होती है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। हम सब अगली ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। एक ट्रेन 5 मिनट में आ सकती है और दूसरी पूरे 24 घंटे भी ले सकती है। इस समय की सबसे सुंदर चीज इंतजार करना हो सकता था, लेकिन मोबाइल ने इंतजार को इतनी सारी चीजों से भर दिया है कि इंतजार का स्वाद फीका हो चुका है। सच्चाई आसान है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए उसका तुम्हें पूरा हक है। बस इतना मान लेना कठिन होता है कि जो चीजें सच में मायने रखती हैं वे समय लगाती हैं। जीवन अंत में धैर्य की परीक्षा ही है, पर यह बात सीखने में एक उम्र निकल जाती है। हमें तय करना है कि हमें किस चीज के लिए इंतजार करना है और कब अपने मन को नहीं समझाना है। और शायद सबसे जरूरी बात यही है, हम अपनी खुशी कैसे चुनते हैं। बाकी दुनिया वैसे ही चलती रहती है, हमें बस अगली सही ट्रेन आने तक अपनी बेचैनी को काबू में रखना होता है। बस इतना ही। यहां उपन्यास का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगले पार्ट के लिए वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें।
आपका अपना चैनल कहानी मिंट ऑडियो बुक।